हेलो एवरीवन, मैं हूं अश्विनी शर्मा और हम कर रहे हैं आरसीसी। तो आरसीसी के अंदर अभी तक हमने शेयर डिज़ाइन में ये कंपोनेंट्स अभी तक स्टडी किए हैं लास्ट वीडियो में। तो हमने लास्ट देखा था कि टोटल शेयर फोर्स जो है आपके बीम के अंदर वो कौन लेता है, मतलब कैसे कैसे उसका ट्रांसफ़र होता है। बेसिकली कॉन्क्रीट प्लस मेन रीइंफोर्समेंट आपके जो शेयर फोर्स रेजिस्ट करते हैं उसको टाउ सी बोलते हैं। तीनों मिलके जो करेंगे उसको टाउ वी, जो कि मैक्सिमम आपके बीम के ऊपर आती है। और जो शेयर रीइंफोर्समेंट जो डिज़ाइन करी जाती है वो कितनी लेती है, टाउ वी माइनस टाउ सी। मतलब इन दोनों में से जो बचती है, मतलब जो मैक्सिमम आनी थी और जो इन्होंने रजिस्ट करी, इन दोनों के डिफरेंस के बाद में जो वैल्यू आती है वो आपकी शेयर रीइंफोर्समेंट हम डिज़ाइन करते हैं उतनी वैल्यू के लिए। अब इसके अंदर एक चीज़ और लिख लेते हैं, डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ जो है आपकी टाउ सी, इसको डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट भी कहा जाता है। टाउ सी की जो वैल्यू होगी आपकी, या आपकी सपोज फिफ्थ है, इसको बोला जाएगा डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है भाई, कॉन्क्रीट की वैल्यू बोला जाता है इसको, बट ये रेजिस्ट दोनों मिलके करते हैं। क्लियर, स्टील भी और आपका कॉन्क्रीट भी, बट मेजर पोर्शन कॉन्क्रीट ही इसमें रेजिस्ट करता है, बट स्टील भी आपका प्रेजेंट है, इसीलिए हम दोनों की इकट्ठी स्ट्रेंथ इसको मान लेते हैं। बट होती आपकी जनरली ये कॉन्क्रीट की ही है। ठीक है, तो ये डिजाइन है ये। तो ये जो वैल्यू होती है ये आपकी वैल्यू कॉन्क्रीट प्लस मेन रीइंफोर्समेंट जो मिलकर जो दोनों रेजिस्ट करते हैं उसी को हम टाउ सी से डिनोट करते हैं यहाँ पे। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आप पता कैसे करोगे कि कितनी रेजिस्ट करेंगे बीम और बीम मतलब कॉन्क्रीट और मेरा जो मेन रीइंफोर्समेंट बार है, दोनों मिलकर ये जो वैल्यू टाउ सी जो कितनी रेजिस्ट करेंगे ये मुझे पता कैसे चलेगा। ये वैल्यू जो होगी आपकी, ये हम निकालते हैं कैलकुलेटेड फ्रॉम IS कोड टेबल्स। टेबल्स कौन कौन सी, ये जो टेबल है, बेस्ड ऑन परसेंटेज स्टील इन टेंशन यूज्ड। ठीक है भाई, मतलब जो आपने स्टील इस्तेमाल किया होगा टेंशन के अंदर, कितना परसेंट स्टील इस्तेमाल किया है, उसके बेसिस पर ही आप टाउ सी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे कोड के अंदर मेंशन की गई टेबल से। LSM और WSM दोनों के लिए अलग अलग टेबल है। LSM की टेबल नंबर 19 है, WSM की टेबल नंबर 23 है। तो दोनों की वैल्यूज आप अलग अलग टेबल्स में से रीड करोगे। कैसे करोगे, पहले परसेंटेज ऑफ स्टील निकालोगे। स्टील भी कौन सा, जो कि टेंशन साइड पे है, AST लिखा है यहाँ पे, ये ध्यान रखना भाई, मिस्टेक कर देते हो कई बार। तो जो परसेंटेज स्टील आपका टेंशन में दिया हुआ है वो कैलकुलेट करना है आपको, और जितनी भी परसेंटेज आपकी आती है उसके बेसिस पर आप ग्रेड के हिसाब से उसकी वैल्यू यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। ये जो टेबल यहाँ पे मेंशन की गई है ये पूरी नहीं है, या आप IS कोड में से पूरी टेबल देख सकते हो। पूरा 3% तक परसेंटेज के हिसाब से आपको वैल्यूज वहाँ पे दी हुई है। ठीक है, मेन थी जो 4-5 वैल्यूज जो आपको शो करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दी है, तो वहां से आप पूरी की पूरी टेबल जो है वो देख सकते हो, वैल्यूज अच्छे से समझ लोगे। ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा आइडिया लेने के लिए हमने 4-5 वैल्यूज के थ्रू टेबल को देख लिया कि टेबल हमारी दिखेगी कैसी, उसके अंदर वैल्यूज किस तरह से दी होंगी। ठीक है भाई, सपोज LSM से डिजाइन करता हूँ और M20 कॉन्क्रीट यूज किया है, और मेरा परसेंटेज स्टील जो आता है वो आपका टेंशन साइड का वो आता है सपोज 0.36, तो 0.36 के कोरस्पॉन्डिंग, और सॉरी 0.25, तो 0.25 के कोरस्पॉन्डिंग टाउ सी की जो वैल्यू होगी मेरी वो 0.36 होगी। तो 0.36 न्यूटन पर mm स्क्वायर की आपकी स्ट्रेस ये दोनों मिलके बर्दाश्त करेंगे भाई, ये दोनों मिलके बियर करेंगे। ये चीज क्लियर सबको, इतनी स्ट्रेस की इनकी ताकत है। अब आपका रेजिस्ट जब करवाओगे या आपकी स्ट्रेस आ कितनी रही है उसके हिसाब से फिर आपको शेयर रीइंफोर्समेंट की निकालनी पड़ेगी कि शेयर रीइंफोर्समेंट कितने के लिए मेरी डिजाइन करनी पड़ेगी, वो हम देखते हैं आगे स्टेप बाय स्टेप में। तो जब तक टाउ सी की वैल्यू थी हमारी, इसका कंसर्न था, तो ये हमने क्या किया, परसेंटेज स्टील टेंशन साइड पे जो हमने यूज किया होगा उसके बेसिस पर हमने क्या किया, यहां से इसकी वैल्यू रीड कर ली। तो ये लिख भी लेना यहाँ पे कि परसेंटेज स्टील जो होगा आपका टेंशन में
AST अपॉन BD से आप कैलकुलेट करोगे, इनटू में 100 इंटू 100 परसेंटेज के लिए किया गया। तो यहाँ पर हमने जो मेन वैल्यूज यूज करनी थी डिजाइनिंग में वो हम सारी की सारी डिस्कस कर चुके हैं, सारे डेटा पैरामीटर समझ चुके हैं। अब बढ़ेंगे डिजाइन की ओर। तो डिजाइन की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो डिजाइन के तरफ जाने से पहले हमें डिजाइन के स्टेप्स पता होने चाहिए कि डिजाइनिंग जब हम करेंगे तो सबसे पहले क्या चीज डिजाइन करूंगा या कौन सी ऐसी चीज होगी जो सबसे पहले आएगी। तो डिजाइनिंग पर पहुंचते हैं पहले, फिर देखते हैं कि सीक्वेंस क्या रहेगा डिजाइनिंग का। जब मैं अपनी शियर रीइंफोर्समेंट जो है वो डिजाइन करता हूं तो किस सीक्वेंस में मैं चीजों को लेके चलता हूं। तो देखते हैं इनको। सबसे पहले जो स्टेप 1 होगा आपका, देखो स्टेप 1 आपका क्या होगा। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि आपके बीम या सेक्शन किसी भी मेंबर के अंदर जो कैलकुलेट कर रहे हो, डिजाइन कर रहे हो, उसके अंदर मैक्सिमम शियर फोर्स आ कितनी रही है। सबसे पहला जो स्टेप होगा वो यही होगा कि आपको अपने कंपोनेंट के अंदर, डिजाइन करने वाले कंपोनेंट के अंदर आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम शियर फोर्स कितनी आ रही है। ठीक है, उस जिसके लिए मैं डिजाइन करूंगा। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम शियर फोर्स, या क्या बोल सकते हो उसको आप, लोड या फिर फैक्टर्ड लोड। और मतलब शियर फोर्स से भी पहले क्या पता करना पड़ेगा आपको, लोड कितना आ रहा है, उसी से फिर शियर फोर्स का पता चलेगा। तो सबसे पहला लोड हो गया आपका। लोड अगर WSM से कर रहे हैं तो लोड आ जाएगा, अगर LSM से कर रहे हैं तो फैक्टर्ड लोड आ जाएगा। तो सपोज सबसे पहला हम लिख देते हैं यहाँ पर लोड लिख देते हैं। और लोड कैलकुलेट कैसे करोगे भैया आप लोग, अगर सपोज आप लोगों को क्या दिया हुआ है, सिंपली सपोर्टेड बीम है सपोज, तो लोड आपको जो पता होगा उसके हिसाब से फिर आप क्या करोगे, W पहले उसको फैक्टर करोगे। ये चीज क्लियर, फैक्टर्ड लोड या फिर सपोज सिंपल लोड आपको दिया हुआ है LSM से अगर मैं बात करता हूं, और यहां पे WSM। LSM में आपको सपोज W पता चल गया तो WU कैसे निकालोगे, 1.5 टाइम्स ऑफ W। और इसमें WSM में क्या यूज करोगे, सिर्फ सिंपल W। इसके बाद फिर क्या करते हो, स्टेप 2 या इसी में स्टेप 1 में ही आप क्या करोगे, सपोज चलो 2 कर लो इसको, शियर फोर्स। अब आपको पता होना चाहिए कि आपके बीम के अंदर फोर्स कितनी आ रही है, शियर की जो फोर्स आनी थी वो शियर फोर्स आपकी कितनी आ रही है। शियर फोर्स वही चीज आ गई, अब लोड को इस्तेमाल करोगे बीम के टाइप के हिसाब से। तो शियर फोर्स जो है, सपोज इनको ऐसे कर दूं क्या यहाँ पे अलग अलग, चलो ये अलग अलग लिख लेते हैं। सपोज शियर फोर्स जो मैं लिख रहा हूं वो शियर फोर्स, अगर मैं सपोज सिंपली एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है, सिर्फ कोई भी बीम होगा उसके फॉर्मूले के हिसाब से आप ये चीज निकाल लोगे। तो अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो वहां पे हम शियर फोर्स अगर निकालते हैं तो V कितनी आ जाएगी, V मैक्स और V1। ये किस में आ जाएगा, सपोज ये हमारा किस में आ गया, LSM लिख रहे हैं ना इधर, चलो LSM ही लिख लेते हैं, और यहाँ पे WSM। तो देयरफॉर फैक्टर्ड शियर फोर्स कितनी आ जाएगी, 1.5 टाइम्स ऑफ V फैक्टर्ड शियर फोर्स। और यहाँ पे V निकाल ली हमने, V मैक्स और V1, और ही लिख लो यार इसको, और V1। ये हमने शियर फोर्स निकाल ली भाई। इसके बाद क्या बात है, क्या स्टेप आएगा हमारा, शियर स्ट्रेस, नॉमिनल शियर स्ट्रेस। फोर्स निकाल ली, अब इसके बाद शियर स्ट्रेस पे बात आएगी। ठीक है, तो स्टेप 3 क्या है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस। नॉमिनल शियर स्ट्रेस किससे डिनोट करते हैं, टाउ V से। तो फोर्स निकाल ली, फोर्स निकालने के बाद आप क्या करोगे, टाउ V। ठीक है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकालोगे। नॉमिनल शियर स्ट्रेस कैसे निकालते हो, टाउ V का फॉर्मूला क्या होता है,
वी यू अपॉन बी डी। ये चीज क्लियर है सबको? ये किस में हो जाएगा? एलएसएम में। और टाउ वी क्या हो जाएगी? वी अपॉन बी डी किस में? डब्ल्यूएसएम में। नॉमिनल शियर स्ट्रेस आप यहां पे कैलकुलेट कर चुके हो कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो मेरे किसी बीम के ऊपर आनी थी, जिसके लिए मुझे डिजाइन करना है, वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मेरी कितनी आ रही है। अब इसके बाद आपको क्या करना होता है? इसी में ही कंपेयर करते हो। तो सपोज नेक्स्ट स्टेप है हमारा फोर्थ, क्या करोगे? कंपेयर करोगे। तो जो टाउ वी आपकी आती है वो किससे बड़ी नहीं होनी चाहिए? टाउ सी मैक्स से। ठीक है भाई, टाउ सी मैक्स से बड़ी नहीं होनी चाहिए। और टाउ सी मैक्स की वैल्यू कहां से रीड करोगे? टेबल से। ठीक है, रीड फ्रॉम टेबल। रीड फ्रॉम टेबल कितनी है? 20 और 24। ठीक है, जो भी मेथड यूज कर रहे हो उसके हिसाब से टेबल नंबर 20 या 24 की जो आपको टेबल दी हुई है वो आप यूज कर सकते हो। और कंपेयर कर लिया यहां पे। अब यहां पे सपोज आपकी जो टाउ वी की वैल्यू है, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि टाउ वी अगर सपोज मेरा छोटा आ जाता है, छोटे का मतलब आपका सपोज जो टाउ वी हमारा आता है वो हमारी वैल्यू सपोज हमने क्या किया, इससे छोटी आ जाती है टाउ सी मैक्स से, तो डिजाइन कर दूंगा। और अगर बड़ी आ जाएगी तो रीडिजाइन हो जाएगा। ये चीज क्लियर सबको? टाउ सी मैक्स से बड़ी नहीं आनी चाहिए, छोटी आ जाएगी तो वही चाहिए थी हमें। उसके लिए फिर मैं डिजाइन करूंगा। छोटी कितनी आ रही है उसके हिसाब से फिर हम डिजाइन करेंगे कि मुझे शियर रीइंफोर्समेंट की जरूरत है या नहीं है, तो वो चीज देखेंगे आगे। तो नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा स्टेप नंबर 5। अब इसके बाद आप क्या करोगे? परसेंटेज स्टील निकालोगे। कैलकुलेट परसेंटेज स्टील इन टेंशन, मतलब परसेंटेज पीटी जिसको हम बोलते हैं। ये आप कैलकुलेट करोगे। कैसे कैलकुलेट करोगे? फॉर्मूला में पता है। परसेंटेज पीटी क्या होती है? AST अपॉन BD इंटू में 100। ये आपका परसेंटेज स्टील आपने कैलकुलेट किया। अब क्या जरूरत थी परसेंटेज स्टील कैलकुलेट करने की? मुझे ये जानना था कि ये जो स्ट्रेस आ रही है यहाँ पे नॉमिनल शियर स्ट्रेस, क्या ये शियर स्ट्रेस सिर्फ कंक्रीट और मेन रीइंफोर्समेंट बर्दाश्त कर लेंगे, वही काफी है क्या इसको रेजिस्ट करने के लिए, या मुझे शियर रीइंफोर्समेंट की जरूरत पड़ेगी? उसके लिए मुझे क्या चाहिए था? टाउ सी वैल्यू। तो टाउ सी की वैल्यू के लिए मुझे क्या चाहिए था? परसेंटेज स्टील। इसी के बेसिस पे मैं यहाँ पे क्या करूंगा? वैल्यू चेक करूंगा टेबल के अंदर से। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे परसेंटेज स्टील की जरूरत थी, तो वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद क्या करूंगा? इसके बाद हमारा जो 6th नंबर होगा वो क्या होगा? कैलकुलेट टाउ सी। टाउ सी आपकी कहां से निकालेंगे? फ्रॉम टेबल। कौन सी टेबल? 19 और 23। ठीक है भाई, तो यहां से हमारा टाउ सी जो है वो हमें मिल जाएगा, जो भी वैल्यू हमारी कितने भी परसेंटेज के कोरस्पॉन्डिंग है। अगर इनके बीच में आ रहा है तो इंटरपोलेट कर लेंगे, वो हमें पता है। ठीक है, सपोज एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, 0.25 और 0.5 के बीच में आ रही, 0.4% आ रहा है, तो इंटरपोलेट कर ली जाएंगी वैल्यू, कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या निकाल लिया? टाउ सी निकाल लिया। अब क्या करना पड़ेगा? फिर से कंपेयर करूंगा। ठीक है, कंपेयर या फिर चेक कर लो या कंपेयर लिख लो। कंपेयर टाउ वी विद टाउ सी। अब आपने क्या किया? टाउ वी की जो वैल्यू है उसको टाउ सी के साथ में कंपेयर किया। कंपैरिजन, इस कंपैरिजन का मतलब क्या है? देखो, इस कंपैरिजन का मतलब ये है कि जो नॉमिनल शियर स्ट्रेस आ रही थी बीम के ऊपर, क्या वो इस वैल्यू से कम आ रही है? अगर इस वैल्यू से कम आ रही होगी, इसका मतलब क्या है? मुझे शियर रीइंफोर्समेंट की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? शियर रीइंफोर्समेंट की जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इतनी शियर स्ट्रेस तो ये अकेला कंक्रीट और स्टील ही रेजिस्ट कर लेगा, मेन स्टील बार जो है हमारे।
मतलब इतनी ज़्यादा नहीं आ रही कि मुझे अलग से इसके लिए shear reinforcement डिज़ाइन करनी पड़े, ठीक है। तो लेकिन हाँ ठीक है, ये चीज़ हो गई, बताऊंगा वो भी। तो मुझे डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं पड़ी सपोज, और अगर ये इससे ज़्यादा आ गई तो मतलब कंक्रीट और मेन रीइंफोर्समेंट के बस की बात नहीं है, कुछ एक और एक्स्ट्रा मुझे चीज़ चाहिए जो कि इसको रेजिस्ट करवाएगी, तो वो मैं डिज़ाइन करूंगा shear reinforcement। बट एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर ये कंडीशन आपकी हो जाती है कि टाउ वी इज लेस देन टाउ सी, मतलब आपको shear reinforcement की जरूरत नहीं है, कंक्रीट और मेन बार ही आपके काफी हैं, तो इस कंडीशन में भी आपको मिनिमम रीइंफोर्समेंट तो देनी ही पड़ेगी, मिनिमम shear reinforcement आपको देनी पड़ेगी। ये चीज क्लियर सबको? क्यों देनी पड़ेगी, उसके काफी सारे रीजंस हैं, वो मैं आपको लिखवा भी दूंगा, बाद में लिखवा दूंगा, अभी हम डिजाइन स्टेप्स क्लियर करते चलेंगे, जो लिखने वाला पोर्शन होगा वो बाद में कवर कर लेंगे, ठीक है, कि क्यों मुझे जरूरत पड़ी उसकी टाउ सी की, मिनिमम जो हमें shear reinforcement जो दी है वो क्यों जरूरत पड़ी। बेसिकली वो क्रैक्स वगैरह ना आए, डक्टिलिटी मेंटेन रहे, उस चीज के लिए हम देते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैंने कंपेयर किया, अभी यहां से देखते हैं एक बार, मैंने कंपेयर किया है यहां से टाउ सी को, अब यहां पे आ गया इफ टाउ वी इज ग्रेटर देन, चलो ये लिख लेते हैं पहले, लेस देन का देख लेते हैं, टाउ वी इज लेस देन टाउ सी, तो इसका मतलब देयरफॉर वी नीड नो shear reinforcement, ठीक है भाई। बट इन दिस केस ऑल्सो मिनिमम shear reinforcement is given, is provided या given। इस केस में भी आपकी मिनिमम shear reinforcement जो है वो यहां पे प्रोवाइड करी जाती है, ये चीज क्लियर। अब मिनिमम shear reinforcement कितनी देनी पड़ेगी मुझे, मतलब जरूरत नहीं थी मुझे, बट मैं फिर भी क्या कर रहा हूं, जो नाम मात्र की हमारी रीइंफोर्समेंट होगी shear की वो मुझे देनी ही पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी बता देता हूं, लिखवा दूंगा बाद में। तो क्यों देनी पड़ती है हमें, कि हमारे जो क्रैक्स हैं, हमारे बीम के अंदर क्रैक्स जनरेट ना हो, किसकी वजह से, टेम्परेचर स्ट्रेसेस की वजह से, क्रीप की वजह से, और हमारा जो मेंबर है वो हमारा डक्टाइल बन जाए, थोड़ा मटेरियल क्या है रिजिड है ना, तो थोड़ा सा और स्टील दूंगा तो क्या बन जाएगा, थोड़ा डक्टिलिटी बढ़ जाएगी मटेरियल की हमारे की। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं यहाँ पे मिनिमम shear reinforcement दे देता हूँ, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ों में काम आती है वो, तो वो देखेंगे। और हमने यहाँ पे कम से कम एक क्राइटेरिया रख लिया कि इतनी तो देनी है। तो एक बार ये पूरा आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर वो टेबल रब करके नेक्स्ट डिजाइन स्टेप देखते हैं कि इसके बाद फिर जो मिनिमम shear reinforcement है वो कितनी रखूंगा मैं। नेक्स्ट चेक करते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा इसी के ही अंदर। देखो डिजाइन स्टेप्स एकदम अच्छे से क्लियर करके चलना है भाई, क्योंकि क्वेश्चन आपके इसी से ही कवर होंगे सारे के सारे। पहले वाली तो थ्योरी चल रही थी अभी तक। तो यहां से मैंने क्या किया, कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद मुझे पता चला कि ये कम आ गया। कम आने के बाद क्या हो जाएगा यहां पे, देयरफॉर मिनिमम shear reinforcement। तो मिनिमम shear reinforcement कितनी हो जाएगी हमारी, मिनिमम shear reinforcement का हमें फॉर्मूला पता है पहले से ही। वो फॉर्मूला हमारा क्या होता है,
ए एस वी अपॉन बी इंटू एस वी शुड बी मोर देन इक्वल टू 0.40 अपॉन 0.87 एफ वाई। ये दोनों में 0.87 एफ वाई यूज होगा भाई, इन एल एस एम एंड डब्ल्यू एस एम। ये मत सोचना कि यहाँ पे सिग्मा एस वी यूज हो जाएगा, ठीक है। दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है ये। अब देखो यहाँ पे अभी तक सेम कोई और वैल्यूज नहीं आ रही थी, चेंज दोनों में एलएसएम डब्ल्यूएसएम में सेम चल रहा था सब। तो यहाँ पे अब हमें पता चल गया कि हमें मिनिमम चाहिए रीइंफोर्समेंट। मिनिमम रीइंफोर्समेंट कितनी चाहिए? एरिया, ए एस वी का मतलब है एरिया ऑफ ये स्टील, वी का मतलब है इन शियर, एरिया ऑफ स्टील इन शियर। लिख भी देता हूं मैं यहां पे, ए एस वी है हमारा एरिया ऑफ स्टील इन शियर, और एस वी जो यहां पे हमने यूज किया है वो है स्पेसिंग ऑफ शियर, स्पेसिंग ऑफ शियर रीइंफोर्समेंट, स्पेसिंग ऑफ शियर रीइंफोर्समेंट। एफ वाई आपकी यील्ड स्ट्रेंथ हो जाती है, ठीक है। तो यहां से जो आपको वैल्यू पता चलती है ASV की, वो आप यहां से कैलकुलेट कर लोगे कि इतना एरिया ऑफ स्टील आपको कम से कम चाहिए, इसको ले जाओगे। बी आपका साइज है, विड्थ है जो आपकी बीम की, ये इधर लेके चले जाओगे तो 0.40 अपॉन 0.87 FY इंटू बी इंटू एस वी। क्लियर? सारी चीजें पता है, बाकी इनमें सिर्फ एक चीज का नहीं पता कि स्पेसिंग का फॉर्मूला क्या होगा। तो स्पेसिंग का फॉर्मूला आपका क्या रहेगा इसके अंदर? स्पेसिंग का फॉर्मूला आपका रहता है यहां पे 0.87 FY इंटू में ASV इंटू में D डिवाइड बाय SV इंटू में VUS। ये आपका फॉर्मूला रहता है स्पेसिंग का। स्पेसिंग कैसे कैलकुलेट करोगे? और सॉरी, ये SV नहीं आएगा, ये SV हमने इधर कर दिया ना। तो ये फॉर्मूला आपका स्पेसिंग का मिलता है IS कोड के। ये सारी चीजें यहाँ पे जो मैं आपको बिल्कुल एज इट इज लिख रहा हूँ ना चीजें, वो सारी IS कोड ने दी हुई हैं कि हाँ इनको यूज करिए आप। अदरवाइज मैं यहाँ पे डिराइव करवाता आपको पूरा कि हाँ ये फॉर्मूला कैसे बना है। ये सारी चीजें हमें IS कोड ने दी हुई हैं, बनी बनाई चीजें हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सिर्फ ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या फॉलो करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, कैसे करना है, वो हमें IS कोड ने पूरा दिया हुआ है, ठीक है। तो वो चीजें हमें पता होनी चाहिए कि हाँ हमें इसके बाद ये स्टेप फॉलो करना है यहाँ पे। तो उनके लिए हमें इनके फॉर्मूले का भी पता होना जरूरी है जो कि IS कोड ने मेंशन किया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, फॉर्मूला देख लिया, मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट देख ली, डी जो है आपका ये क्या है इफेक्टिव डेप्थ, ASV लिख लिया हमने 0.87 FY, VUS क्या है ये नहीं पता अभी हमें, ठीक है, ये भी देखेंगे। अब ये बताऊंगा आपको, ये क्लियर करूंगा ये कि क्या चीज है ये। अब हमें सपोज यहाँ पे ये केस था तो तब मैंने ये प्रोवाइड कर दी, ठीक है भाई। अब सपोज हमारा जो केस होता इसी में ही, इफ टाउ V इज मोर देन टाउ C, ठीक है भाई, देन प्रोवाइड shear reinforcement। shear reinforcement प्रोवाइड करनी पड़ेगी मुझे इस केस के अंदर। अब टाउ V ग्रेटर देन टाउ C, तो अब मैं फोर्स निकालता हूं, ठीक है। सपोज दैट इज देयरफॉर ऐसे कर लेते हैं, जो VU था हमारा, ठीक है, ये क्या था हमारा VU क्या था, मैक्सिमम जो हमारी shear फोर्स आ रही थी वो थी, ठीक है, मैक्सिमम शियर फोर्स। फिर इसके बाद मैंने क्या निकाला, टाउ C की हेल्प से मैंने क्या निकाला, कंक्रीट कितनी शियर फोर्स रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या निकाला यहां से, फोर्स था ये, इसके बाद मैंने निकाला टाउ C की हेल्प से। टाउ C क्या था हमारा V, यहां पे हमने देखा था टाउ C, टाउ V लिखा है, अभी तक हमने टाउ C नहीं लिखा, चलो लिख लेते हैं अभी यहां पे। तो टाउ C क्या हो जाएगा हमारा VC अपॉन, या फिर इसको VUC कर लो,
वी सी या फिर वी सी कर लेते हैं सपोज, वी सी अपॉन बी इंटू डी। ये हमारी स्ट्रेस आ गई थी यहां से, तो वी सी जो आपका कंक्रीट बर्दाश्त करेगा वो कितनी फोर्स आ जाएगी, टाउ सी इंटू में बी डी। क्लियर? तो ये आ गई यहां से। अब मैंने क्या कहा कि शियर रीइंफोर्समेंट मुझे कितनी फोर्स के लिए चाहिए होगी, और ये जो वी यू थी ये कितनी वैल्यू आएगी, इसको भी मैक्सिमम शियर फोर्स तो थी, इसको मैं कैसे निकाल सकता था, टाउ वी हमारा क्या फॉर्मूला था, वी यू अपॉन बी इंटू डी। तो मैक्सिमम शियर फोर्स में निकाल रहा था जो, वो कैसे निकाल सकता था, वी यू इक्वल्स टू टाउ सी इंटू में बी डी। ये मुझे यहां से इसका फॉर्मूला मिल गया, और यहां से मुझे वी सी का फॉर्मूला पता चल गया। अब शियर रीइंफोर्समेंट कितनी फोर्स के लिए, कितनी शियर फोर्स के लिए डिजाइन करी जाएगी, देयरफॉर शियर रीइंफोर्समेंट is designed for VUS। इतनी शियर फोर्स के लिए हम उसको डिजाइन करेंगे, VUS मैंने नाम दे दिया। तो देयरफॉर VUS क्या हो जाएगा हमारा, यहां पे VU जो टोटल शियर फोर्स आ रही थी माइनस जो कंक्रीट यहां पे ले रहा था। ये चीज क्लियर? तो यहां से मैंने ये वैल्यू लिख दी। इसी को सॉल्व अगर करूंगा तो VU क्या था, सॉरी टाउ वी है यार, ये टाउ वी आएगा यहाँ पे, क्योंकि वो नॉमिनल का था ना, तो वो टाउ वी है। तो टाउ वी इंटू में बी डी माइनस टाउ सी इंटू में बी डी। तो ये चीज हमने यहां पे लिख दी, और ये क्या है, वी यू एस। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा, टाउ वी माइनस टाउ सी इंटू में बी डी। ये हमारा वी यू एस यहां से मिल गया हमें, जिसके लिए मैं हमारी शियर रीइंफोर्समेंट डिजाइन करूंगा। तो यहां से हमारा शुरू होता है डिजाइन शियर रीइंफोर्समेंट का। अभी तक तो हम यही पढ़ रहे थे कि क्या हमारा स्ट्रक्चर खुद मतलब सक्षम है या नहीं है, उसको रेजिस्ट करवाने के लिए खुद है तो भाई उसके लिए भी हमें मिनिमम रीइंफोर्समेंट तो देनी ही पड़ेगी, इतना तो हमें सरिया देना ही पड़ेगा कम से कम। स्पेसिंग हमने देखा, और ये VUS ये जो हमने यहाँ पे देखा था, तो ये क्या हो गया, ये VUS यहाँ पे पुट कर सकता हूं मैं। अब यहाँ पे एक ही अननोन बच गया था ना, तो ये VUS हमारा टाउ वी माइनस टाउ सी इंटू में बी डी, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ। जो भी हमारा पेंडिंग हमारा जो बच जाएगा, जो जिसके लिए मैं शियर रीइंफोर्समेंट डिजाइन करूंगा, वो वैल्यू यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं। अभी भी बता देता हूँ एक चीज, यहाँ पे जो FY की वैल्यू है ना, ये FY आपका यहाँ पे 415 से ज्यादा ग्रेड का नहीं यूज करते हम, ठीक है। वो बाद में लिखवाऊंगा मैं आपको, ये सारी चीजें छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं ये आपके, ये मैं लास्ट में एक बार आपको अच्छे से पूरा लिखवा दूंगा, जो जो यूज होते हैं इसके अंदर, या जो जो उनका सिग्निफिकेंस है। बेसिकली बताता तो मैं जा रहा हूं आपको साथ साथ ही, बट एक बार आपको एक जगह पे चीजें लिखी हुई भी दिख जाएंगी, तो उससे और भी चीजें समझने में और आगे आपको एग्जाम वगैरह में भी बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसको पूरा का पूरा भी देखिए, इसके बाद फिर हम करते हैं शियर रीइंफोर्समेंट का डिजाइन। शियर रीइंफोर्समेंट कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे प्रोवाइड करते हैं, होती क्या है वो। तो चलिए ये सब कर चुके हैं। कौन सा स्टेप है हमारा, ये अब 7th किया था, 8th स्टेप है। तो 8वां स्टेप जो होगा हमारा, 8th स्टेप जो होगा हमारा, वो ये रहेगा यार, ये WSM में लिख लेना भाई, कि ये जो फॉर्मूला जो है WSM में क्या रहेगा, ये LSM का है, और SV जो होगी हमारी, यहाँ पे सिग्मा SV यूज करी जाएगी यहाँ पे, इंटू ASV इंटू में D अपॉन VS आ जाएगी वहाँ पे। ये VUS नहीं आएगी ना, फैक्टर्ड नहीं होगी वो, ये आपका किस में आएगा, WSM में, ठीक है।
0.87 FY की जगह हमने क्या वहां क्या करते हैं, हम स्ट्रेसेस जो है मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यूज करते हैं सिग्मा SV। ठीक है, तो जो भी आपका ग्रेड इस्तेमाल करोगे उसके हिसाब से सिग्मा SV जो होगी वैल्यू वो हो जाएगी। सपोज 415 करते हो तो उसके अंदर आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे 230, हाँ 230 होती है उसकी। ठीक है, तो जो भी आप ग्रेड यूज करोगे उसके हिसाब से वहां पे इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी वैल्यू ऐसे नहीं है। ठीक है, सारी लिख ली हमने। तो नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा एट्थ हमारा क्या है, डिजाइन ऑफ shear reinforcement। तो shear reinforcement देख लेते हैं पहले, प्रोवाइड कैसे कर सकता हूं। इट कैन बी प्रोवाइडेड बाय, तीन तरीके से अपनी shear reinforcement में प्रोवाइड कर सकता हूं। इतनी देर से इतना हुआ मचा हुआ है shear reinforcement। होता क्या है shear reinforcement वो देखो। अब तीन तरीके से shear reinforcement प्रोवाइड कर सकता हूं। पहला तो है आपका वर्टिकल इंक्लाइंड और बेंट अप बार्स। वर्टिकल shear reinforcement पूरा लिख दो बेशक, वर्टिकल shear reinforcement, इंक्लाइंड shear reinforcement और आपके बेंट अप बार्स। अब देखो इनका मतलब क्या होता है, होती क्या है ये। जब भी मेरे बीम के अंदर यहां पे सपोज मैं चेक कर रहा था, जब इसको रब कर देते हैं। अब सपोज हमारे बीम के अंदर मैंने यहां पे आपको बताया था कि हाँ भाई हमारा जो बीम है सपोज, ठीक है, वो यहाँ पे क्या है shear के अंदर वीक है, तो हमारे क्रैक्स इस तरह से जा रहे थे और यहाँ पे भी यहाँ पे क्रैक्स इस तरह से आ रहे थे। तो हमारे जो कॉर्नर्स थे वो हमारे क्या थे, मतलब एंड पोर्शन जो था हमारे बीम का shear के लिए क्या था, प्रोन था, मतलब डेंजरस था shear के हिसाब से, shear स्ट्रेस ज्यादा थी वहां पे। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा इसको। इसके अंदर सपोज यहाँ पे पहले मेन रीइंफोर्समेंट कुछ इस तरह से हो रखी है, एक ऊपर मैंने कर रखी है, एक नीचे कर रखी है। ये आपके AST हैं, ये ASC है सपोज। ठीक है, इस तरह से आपने पहले प्रोवाइड किया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो क्रैक आ रहे हैं ये किसकी वजह से आ रहे हैं, shear की वजह से। shear की वैल्यू ज्यादा हो गई तो क्रैक आ गई। तो मुझे क्या करना है, ये क्रैक ऊपर की तरफ जाने से रोकने हैं। ऊपर की तरफ आगे ये प्रोपेगेट, आगे की तरफ अगर ये बढ़ते रहेंगे तो बीम मेरा क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा। क्लियर, मुझे इनको आगे चलने से रोकना है। तो कैसे रोक सकता हूं, इनका रास्ता रोककर। इनके रास्ते में मैं क्या करूं, रुकावटें लगा दूं, इनको बार बार बहुत सारी चीजें क्रॉस करके फिर जाना पड़े, तो तब इनको क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो उससे मेरा जो क्रैक है वो रुक जाएगा, आएगा नहीं, फेल नहीं करेगा बीम। कैसे कर सकता हूं, एक तो मैंने आपको बताया यहां पे वर्टिकल shear reinforcement, इस तरह से यहां पर सरिये प्रोवाइड कर दूं। ये कैसे होते हैं, आपके वर्टिकल स्टिरप्स जिसको बोलते हैं हम, छल्ला जो हम यहाँ पे प्रोवाइड करके चलते हैं। सपोज इस तरह से 4 सरिया आपके लगाए होते हैं, सपोज 2 ऐसे लगे हुए हैं, एक ये और एक इधर लगा हुआ। ठीक है, इस तरह से मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इसको रिंग की तरह यहाँ पे इस तरह से लगा देता हूं। सपोज यहाँ पे देख लेते हैं, मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है कि किस तरह से इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, सपोज आपने यहां पे क्या किया हुआ है, ये स्टील बार्स आपने यहां पे प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है भाई, एक इधर गया हुआ है सरिया, एक सरिया आपका यहां से गया हुआ है। ठीक है, एक सरिया आपका यहां ऊपर से जा रहा है ऐसे। ठीक है, और ये वाला सरिया आपका यहां नीचे जा रहा है। इस तरह से आपने ये 4 सरिये दिए हुए हैं। तो आपने क्या किया, इनको बांधने के लिए आपने यहां पे इनके ऊपर स्टिरप्स लगा दी, यहां पे स्टिरप्स आपने बांधी। ये आपको नजर आएगी यहां से।
ठीक है, ये कुछ ऐसे नजर आएगी। क्लियर? मतलब यहां से सरिया गया हुआ है, ये इसके नीचे से जा रहा है, ये आपको यहां नजर आएगा क्योंकि इसके ऊपर क्या है, स्टील बार है। सपोज इनको मैं ऐसे दिखा देता हूं तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। स्टील बार जो है, सरिया आपने यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे तो ये, चलो दिखा देते हैं इसको भी, क्योंकि खाली होगी ना ये तो यहाँ पे जब आप प्रोवाइड करोगे तो आपको ये इस तरह से नजर आएगी। अगर मैं पूरा भी दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए, तो ये इस तरह से आपको यहाँ पे एक छल्ले के रूप में जो है वो नजर आएगी। ये चीज़ क्लियर? मतलब मैंने इसको यहाँ पे बांधा हुआ है, ये इस तरह से बांध रखे मैंने, ये यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, इस तरह से मैंने ऐसे यहाँ पे इनको बांध दिया। ये चीज़ क्लियर? इस तरह की ही रिंग्स, इस तरह के ही छल्ले मैंने ऐसे हर डिस्टेंस पर, हर छोटे छोटे से इंटरवल पे मैंने बांध के यहाँ पे दिखाए हुए हैं, यहाँ पे शो कर दिए। क्लियर? इस तरह की रिंग्स मैंने यहाँ पे अलग अलग डिस्टेंस पे, मतलब कुछ कुछ दूरी पे यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए। क्यों किए हुए? और यही मुझे क्या दिख रहे हैं, अगर मैं इसको, इस बीम को, ये ऐसे दिख रहा है अभी जो मुझे, ये ऐसे देखता हूँ तो यहाँ से मुझे क्या दिख रही है, ये सिर्फ एक लाइन दिखेगी, ये एक लाइन होगी जो, ये चीज़। क्लियर? तो ये मुझे यहाँ पे वर्टिकल स्टिरप्स नजर आएंगे जो मैं यहाँ पे शियर के लिए, यहाँ पर शियर को रेजिस्ट करवाने के लिए प्रोवाइड करता हूँ। क्लियर सबको? ये हमारे क्या हो जाएंगे, वर्टिकल स्टिरप्स। ठीक है, अभी पूरा इस बड़े डायग्राम में भी बताऊंगा आपको, अभी तो जस्ट मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ। तो एक तो मैं वर्टिकल शियर रीइंफोर्समेंट या फिर वर्टिकल स्टिरप्स बोलते हैं इनको, स्टिरप्स। ठीक है, इनकी फॉर्म में यहां पे प्रोवाइड कर सकता हूं। एक मैं क्या कर सकता हूं, इंक्लाइंड कर दूं, मतलब थोड़ा सा ये जो ऐसे है, इसी को मैं थोड़ा सा इंक्लिनेशन पर प्रोवाइड कर सकता हूं। मतलब यहां पर कुछ इसको एंगल पे मैं प्रोवाइड कर देता हूं अगर, तो उस टाइम पे क्या होगा, मुझे इसकी एफिशिएंसी दूसरी, मतलब चेंज हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी मुझे दूसरी नजर आएगी। तो इसको जस्ट दोनों क्या है, सेम टाइप के ही है, बस डिफरेंस क्या हो रहा है यहां पर हमारा डिफरेंस क्या है कि सिर्फ इनको प्लेस करने की जो टेक्निक है वो यहां पर चेंज कर दी गई है। एक को मैंने सीधा प्लेस किया हुआ है और दूसरे को थोड़ा सा टिल्ट करके प्लेस किया हुआ है। बाकी दोनों के दोनों यहां पर हमारे शियर रीइंफोर्समेंट की तरह ही काम करेंगे। ये चीज क्लियर? और सपोज मैं यहां पे इंक्लिनेशन पे चेक करता हूं अगर, तो जो हमारे वर्टिकल स्टिरप्स थे उनमें तो हमारा इंक्लिनेशन की कोई प्रॉब्लम थी नहीं, इनको तो मुझे सिर्फ क्या करना था, यहाँ पर सिमिलर डिस्टेंस पे सीधा का सीधा प्रोवाइड करना था। लेकिन जो इंक्लिनेशन वाला पार्ट होगा, इंक्लाइंड वर्टिकल स्टिरप्स हैं जो हमारे, इंक्लाइंड स्टिरप्स हैं हमारे जो, उनको मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रैक्स की डायरेक्शन के हिसाब से प्लेसिंग करनी पड़ेगी। मुझे पता होना चाहिए कि मेरे जो क्रैक की डायरेक्शन है वो कैसी है। सपोज यहां पर हमारी ये मेन रीइंफोर्समेंट थी, तो अब हमें पता है इस चीज का कि यहां पर हमारी क्रैक्स जो है वो किस डायरेक्शन में प्रोसीड करती हैं। बेसिकली इस सपोर्ट के एंड पर अगर मैं चेक करता हूं तो यहां पर मेरा क्रैक कैसे जनरेट होता है, इस डायरेक्शन में जाता है। इस डायरेक्शन में देखता हूं तो इस डायरेक्शन में, मतलब इस सपोर्ट पे चेक करता हूं तो इस डायरेक्शन में हमारा क्रैक जो है वो जनरेट होता है। तो जो मैं हमारी इंक्लाइंड स्टिरप्स की एंगल की प्लेसिंग करूंगा, मतलब उनकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसे करूंगा, यहां पर अगर मैं देता हूं तो ऐसे प्लेस करूंगा, क्योंकि इस तरह से वो इसकी डायरेक्शन को रोक सकते हैं, और यहां पर अगर करूंगा तो इस डायरेक्शन में रोकूंगा इनको। ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर मैं रखता हूं तभी ये इस क्रैक के बीच में आएंगे, रास्ते में आएंगे। अगर यहां पर भी मैं सपोज इस तरह से दे देता तो ये तो क्या हो गया, यहां पे सपोज एक स्टिरप दे दी, इसके बाद यहां दे दी, इनके बीच में से ही क्या कर गया, क्रैक तो मूव कर गया, तो मेरा जो पर्पस था वो तो सॉल्व नहीं हुआ। तो यहां पे मुझे क्रैक की डायरेक्शन का अंदाजा होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेरा जो क्रैक है वो कहां पे जा रहा है, मतलब किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। इसीलिए इससे पहले का जो लेक्चर है उसमें हमने इतना डिटेल में समझा था कि क्रैक्स जो होंगे हमारे वो किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेंगे। क्रैक्स की डायरेक्शन का हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो यहां पे दूसरी तरह से मैंने क्या कर दिया, यहां पे ये इंक्लाइंड स्टिरप्स हो गए,
दोनों स्टिरप्स ही हैं, बस एक को मैंने इस तरह से सीधा प्लेस किया हुआ है, एक छल्ला जो है हमारा बेसिकली, तो उस छल्ले को मैंने सीधा किया हुआ है, एक को मैंने थोड़ा सा एंगल पे कर दिया, बस सेम चीज है, कुछ भी अंतर नहीं है। तीसरा होता है हमारा बेंट अप बार्स। बेंट अप बार्स हमारे वो होते हैं, मेन रीइंफोर्समेंट ही होती है। सपोज ये जो मैंने यहां पे दी हुई है, तो ये मेन रीइंफोर्समेंट के ही सरिये होंगे, इस तरह से जो मुझे नजर आ रहे हैं यहां पे, इस तरह से मुझे एक एक करके ये सरिये ऐसे से रखे होंगे। इन्हीं में से क्या करूंगा मैं, कुछ सरियों को यहां पे, कुछ स्टील बार्स को यहां पे ऊपर की डायरेक्शन में मोड़ दूंगा। अलग से दिखा देता हूं इसको, सपोज यहां दिखा देता हूं, भी रब कर दूंगा मैं। सपोज यहां पे हमारी ये मेन रीइंफोर्समेंट थी, ये सपोर्ट थी, ठीक है। तो मेन रीइंफोर्समेंट को ही मैंने क्या किया, यहां पे मेन रीइंफोर्समेंट को ही मैंने क्या किया, ये सपोज एक सरिया जा रहा था, मैंने यहां पे इसी लाइन में, आपके बहुत सारे आपको दिखेंगे ना, जो दिख नहीं रहे, एक ही लाइन में, एक इसके पीछे होगा, फिर उसके पीछे होगा, इस तरह से होंगे ये, तो ये सेम लाइन में प्रोवाइड किए हुए हैं। इसलिए मैं जब साइड से देखता हूं तो मुझे सिर्फ एक ही स्टील बार नजर आएगा, बाकी इसके पीछे होंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इनमें से कुछ स्टील बार्स को यहां से कुछ डिस्टेंस दूरी से, मैं वो डिस्कस करेंगे कि कितनी दूरी से, यहां से मैंने क्या किया, मोड़ दिया, और यहां ऊपर वाली डायरेक्शन में यहां पे इसको रख दिया, यहां पे इस तरह से। इधर भी मैंने क्या किया, सपोज यहां पे भी ऐसे, और इधर प्लेस कर दिया। तो ये जो स्टील बार मैंने यहां पे प्रोवाइड किए हैं, जिनको, जो कि मैंने निकाले थे मेन रीइंफोर्समेंट के लिए, मतलब मेन रीइंफोर्स बेंडिंग को रेजिस्ट करने के लिए प्रोवाइड किए गए थे, लेकिन इन्हीं को मैंने क्या किया, शियर को रेजिस्ट करवाने में भी यूज कर लिया, ठीक है। इसीलिए इनको बेंट अप बार्स कहा जाता है। मेन रीइंफोर्समेंट बार ही होते हैं, उन्हीं को मोड़ दिया जाता है। क्यों मोड़ दिया जाता है वो भी हम आगे देखेंगे जब इनको स्टडी करेंगे, ठीक है। और कहां तक मोड़ सकते हैं वो भी देखेंगे पूरा डिटेल में, एक एक करके ये तीनों पढ़ेंगे। अभी जस्ट आप लोगों को विजुअलाइज करवाया है कि वर्टिकल स्टिरअप कैसी होती है, इंक्लाइंड स्टिरअप्स कैसे होती हैं, और बेंट अप बार्स कैसे होते हैं, जो हम एज अ शियर रीइंफोर्समेंट यहां पर यूज करेंगे। और कैसा वर्क ये करते हैं, शियर रीइंफोर्समेंट में यूज करने का मतलब क्या हो गया, क्रैक्स के रास्ते में रुकावट पैदा करनी है इनको, ठीक है। मेन पर्पस, मेन जो इनका मोटिव है वो क्या है, क्रैक्स के डायरेक्शन में रुकावट पैदा करनी है, क्रैक को आगे बढ़ने से रोकना है, क्लियर। तो जितना ज्यादा उसके रास्ते में आएंगे उतना ज्यादा इफेक्टिवली काम करेंगे। तो इसीलिए ये तीन तरीके से हम यहाँ पे शियर रीइंफोर्समेंट जो है वो यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक बार जल्दी से देख लो इनको, फिर आगे देखते हैं कि कैसे कैसे आगे प्रोसीड करेंगे हम। इनके बाद पहले बात करेंगे हम वर्टिकल शियर रीइंफोर्समेंट की, एक एक करके तीनों को देखेंगे अभी। तो खैर अभी तो कुछ ऐसा है नहीं देखने वाला या नोट डाउन करने वाला, अभी इनको एक एक करके करेंगे भी डिस्कस। तो पहले बात करते हैं हम वर्टिकल स्टिरअप्स की या वर्टिकल शियर रीइंफोर्समेंट की। सपोज अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, पहला जो डिस्कशन होगा वो मेरा, सपोज ए है ये, इनको ए बी सी डी कर लो ताकि समझने में मुश्किल ना हो। ए बी सी, ए क्या है आपका, वर्टिकल स्टिरअप्स, वर्टिकल शियर रीइंफोर्समेंट या फिर वर्टिकल स्टिरअप्स बोल दो, वर्टिकल शियर रीइंफोर्समेंट। वर्टिकल शियर रीइंफोर्समेंट जब मैं देखता हूं तो यहां पे अब हम इसको डिटेल में देखेंगे, एक अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि अच्छा ही बने। ठीक है, ये हमारा बीम था, सपोज यहां तक मैंने, ये मेन रीइंफोर्समेंट है मेरी, ठीक है। ये क्या है, मेन रीइंफोर्समेंट है हमारी। तो मेन रीइंफोर्समेंट जो मैंने दे दी, अब इसके बाद क्या करूंगा, इसके अंदर कवर का इस्तेमाल करूंगा, कवर सॉरी शियर रीइंफोर्समेंट का, मतलब स्टिरअप्स का, स्टिरअप्स का इस्तेमाल करके क्या करूंगा, शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करूंगा। तो शियर रीइंफोर्समेंट जो मैं यहां पर यूज करूंगा, कैसे प्रोवाइड करूंगा,
मैंने आपको बताया था कि जो shear reinforcement हम प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, वो डी डिस्टेंस तक मैं यहाँ पे लेके चल सकता हूँ। ठीक है, डी डिस्टेंस तक मतलब सपोर्ट से लेके आगे तक जो डी डिस्टेंस होगा वहां तक मुझे shear reinforcement की जरूरत होगी, क्योंकि वहां तक मुझे मैक्सिमम आप कह सकते हो कि, और पहले डिस्कस जो किया था प्रोविजन वो ये था कि V1 वैल्यू को ही मैं आगे ले सकता हूँ। ठीक है, V1 वैल्यू को लेकर ही डिजाइन कर सकता हूँ इतने डिस्टेंस पर। ठीक है, वो क्यों मैक्सिमम वैल्यू थी। अब उतने ही रीजन में वहां पर ही क्या थी, हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी shear स्ट्रेस की या shear फोर्स की। आगे तो फिर धीरे धीरे मैं बढ़ रहा था तो रिड्यूस हो रही थी वैल्यू। तो मैक्सिमम जो पोर्शन मेरा जो अनसेफ है वो क्या है, यहां से डी डिस्टेंस तक का, मतलब यहां से लेकर डी डिस्टेंस तक का अगर जो डिस्टेंस मैं यहां पे चेक करता हूं, ये डी डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस पर ही, और यहां से भी मेरा डी डिस्टेंस। डी डिस्टेंस क्या है, सपोज ये आपका ये हो जाएगा इफेक्टिव डेप्थ अगर मैं बात करूंगा तो यही डी डिस्टेंस आपका यहां पे और यही डी डिस्टेंस यहां पे। इतने डिस्टेंस में ही आपको ज्यादा जरूरत है shear reinforcement की। यहीं पर आप सारी स्पेसिंग निकालोगे, सब कुछ जो डिजाइनिंग करोगे इतने ही रीजन के लिए करते हैं। इसके बाद जो बच गया है, जो बीच में जो रीजन है, वहां पर मैं shear reinforcement दे देता हूं, बट उनकी स्पेसिंग बढ़ा सकता हूं। क्यों बढ़ा सकते हैं वो भी देखेंगे। पहले प्लेसिंग देख लेते हैं कि कैसे इनको प्लेस किया जाएगा। सपोज यहां पे मैंने एक reinforcement दे दी, यहां पर दूसरी, तीसरी, ये इस तरह से मैंने यहां पर reinforcement दे दी। ऐसे ही मैंने इस तरफ यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद सारी की सारी यहाँ पर वर्टिकल स्टीरप्स जो है हमने, या वर्टिकल shear reinforcement मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। ये कितने डिस्टेंस तक करी है, और डी डिस्टेंस तक। ये डिस्टेंसेस वगैरह ना यार, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस में आपसे पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे बिल्कुल आपको बता के चल रहा हूँ सारी चीजें। तो यहाँ पे जो बीच में आपके स्टीरप्स दिए जाएंगे, या मैं स्टीरप्स यूज कर रहा हूं, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही चीज होती है। तो बीच में जो स्टीरप्स यूज करते हो आप, उनकी स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ा सकते हो इस तरह से। ये जो स्पेसिंग होगी आपकी, ये स्पेसिंग आप थोड़ी सी ज्यादा दे सकते हो। क्यों दे सकते हैं ज्यादा, क्योंकि यहां पे सेंट्रल पोर्शन में जो shear थी उसकी वैल्यू क्या थी, बहुत कम थी, और सेंट्रल पोर्शन में वीक किस चीज में था, बेंडिंग मूवमेंट में हमारा बीम। सेंट्रल पोर्शन में बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम था ना, मिड सेक्शन पे हमारा। तो यहां पे हमारा जो सेक्शन होगा वो वीक है बेंडिंग में, और यहां पे जो सेक्शन है हमारा यहां पर ये वीक है shear में। तो shear को मैंने स्टीरप्स को पास पास देकर यहां पर सेव कर दिया, ये पास पास यहां दे दिए, सेव कर दिया। यहां पे इतना अनसेफ नहीं था, इसलिए फिर भी मैंने प्रोवाइड कर दिए, बट उनका थोड़ा सा डिस्टेंस मैंने बढ़ा दिया। स्पेसिंग बढ़ा सकता हूं मैं, बढ़ा सकता हूं, बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं वो आपके ऊपर है प्योरली, बट मैं यहां पर मैं फ्री हूं इस चीज के लिए कि मैं उसका डिस्टेंस इंक्रीज कर सकता हूं। तो यहां पे कौन काम कर रहा होगा अपना, ये जो स्टील बार है आपके, मेन जो सरिये हैं, मेन रीइंफोर्समेंट जो थी आपकी वो यहां पर काम कर रही होगी, और यहां पर ये जो सरिये आपने स्टीरप्स की फॉर्म में दिए हैं, ठीक है, स्टील जो दिया है स्टीरप्स की फॉर्म में, यहां पर ये काम कर रहे होंगे, क्योंकि सबका अपना अपना काम सेट हो गया बिल्कुल, कि बीच में हमें मेन रीइंफोर्समेंट चाहिए थी, साइड्स में स्टीरप चाहिए थी, तो वो हमने यहाँ पे सेटिंग कर ली है इनकी कि कौन सा कहाँ पे प्लेस किया जाएगा। तो इस तरह से जब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, मतलब प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे मुझे इसका एरिया कैसे पता चलेगा, हम वो पहले भी कर चुके हैं एरिया का। तो जो ASV आएगा हमारा वो कितना आएगा, 0.87, यहां से आप कर सकते हो 0.87। जो V पहले VUS निकाल लेते हैं, यही फॉर्मूला आपका यहाँ पे लग जाएगा VUS की फॉर्म में। VUS जो है आपका ये क्या हो जाएगा, 0.87 FY इंटू में ASV इंटू में D अपॉन SV। ठीक है, ये बेसिकली फॉर्मूला कैसे बना है, ये आपकी shear स्ट्रेंथ है, मतलब shear स्ट्रेस है जो भी आपकी आएगी, कैसे रजिस्ट करेगी, स्ट्रेस इनटू एरिया होता है बेसिकली। तो स्ट्रेस 0.87 FI इंटू में एरिया ASV इंटू में ये जो है ये आपकी नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट है,
नंबर ऑफ स्टिरप्स या फिर नंबर ऑफ शियर रीइंफोर्समेंट, ठीक है, कितनी है वो आपकी d डिवाइड बाय SV, मतलब कितनी एक लोकेशन पे आपने d ये यहाँ पे दिया है और ये जो आपकी स्पेसिंग आई है ये क्या है SV, ये स्पेसिंग आपकी आती है, ये चीज क्लियर। तो डिस्टेंस इतना है, स्पेसिंग इतनी है, डिवाइड कर दूंगा तो कितने आपको स्टिरप्स यहाँ पे मिलते हैं एक लोकेशन पर, वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, ये चीज क्लियर। तो आप उससे निकाल सकते हो। ये जो एरिया है ASV, ये आपका आता है एरिया ऑफ shear reinforcement at one location, मतलब आपने ये जो होगा ये मैं आपको बताऊंगा कि इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, कैसे लिखेंगे, n इंटू में π/4 ऑफ d², π/4 d² फॉर्मूला होता है डायामीटर के हिसाब से ASV। अब यहां पे d फाई क्या है आपका, डाया ऑफ वर्टिकल स्टिरप लिख दो या फिर शियर रीइंफोर्समेंट लिख दो, एक ही बात है। जो n है यहां पे n का मतलब है कि कितने लेग्ड, नंबर ऑफ लेग्स है बेसिकली, ये n जो होती है नंबर ऑफ लेग्स, अब वो देखेंगे क्या होंगे यहां पे, नंबर ऑफ लेग्स। जब हम शियर रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं मतलब स्टिरप्स की, तो स्टिरप्स की जब बात करेंगे तो इसके अंदर हम इसको जो प्रोवाइड करते हैं वो लेग्स की फॉर्म में करते हैं। मतलब सपोज आपका ये क्रॉस सेक्शन था बीम का, आपने यहां पे इस तरह से स्टील प्रोवाइड किया, मेन बार्स, तो आपने क्या किया यहां पे स्टिरप्स प्रोवाइड किए। तो स्टिरप्स जब आपने प्रोवाइड किए तो आपने कुछ इस तरह से किया, ठीक है, इस तरह से आपने स्टिरप्स प्रोवाइड कर दिए। तो यहां पे जब आप काउंट करते हो तो ये आपकी एक लेग हो गई और ये आपकी सेकंड लेग हो गई। तो ये आपने जो प्रोवाइड किया है ये 2 लेग्ड स्टिरप्स है, 2 लेग्ड स्टिरप, इसको क्या बोलेंगे, 2 लेग्ड स्टिरप, 2 लेग्स हैं इसकी। सपोज ऐसे ही मैंने क्या किया, सपोज एक और मैं एग्जांपल लेके अगर बताऊं आपको, सपोज मैंने यहां पे 3 है, सपोज 2 3, यहां पे मैंने क्या किया, जो शियर रीइंफोर्समेंट दी है वो कुछ इस तरीके से दे दी। तो यहां पे जब मैं चेक करता हूं तो कितनी लेग्ड स्टिरप कहलाएगा ये, 1 2 और 3, ये चीज क्लियर। ये आपका 3 लेग्ड स्टिरप कहलाएगा। यहां पे ये चीज सबको पता होनी चाहिए कि ये आपका 3 लेग्ड स्टिरप बोला जाता है। ये लेग्स बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा ब्लॉकेज करना चाहता हूं क्रैक्स के रास्ते में, तो ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सकता हूं मैं इसको, प्रोवाइड करी ज्यादा से ज्यादा स्टिरप्स लेग्स प्रोवाइड करके, ज्यादा लेग्स प्रोवाइड कर दूंगा तो ज्यादा ब्लॉक करेगा, ज्यादा उसके रास्ते में आएगा, ज्यादा रास्ता ब्लॉक करेगा उसका। तो इस तरह से मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। तो ये जो आपका 2 या फिर जो 3 है, ये आपकी n की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी कि नंबर ऑफ लेग्स आपने जो स्टिरप प्रोवाइड किया है वो कितने नंबर ऑफ लेग्स का है। क्लियर। तो यहां पे आपने ASV यहां पे फाइंड आउट कर लिया, ये आ गया। D आपको पता है कि D आपका क्या होगा, इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगी। और FY ये आपका किस में हो जाएगा, LSM में। और WSM में क्या हो जाएगा, जो फॉर्मूला हमने यहां पे लिखा था ये रहा, इसी से ही आ जाएगा। ये वही तो फॉर्मूला लिखा है ना हमने दोबारा। देखो तो ये हम लिख लेते हैं, ये हमारा LSM में है और
एस, यू एस नहीं होगा ना, वी एस हो जाएगा वो, सिग्मा एस वी इंटू में ए एस वी इंटू में डी अपॉन एस वी, ये किस में हो जाएगा, डब्ल्यू एस एम में। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, बस स्ट्रेसेस में आप यूज़ करके चलोगे इसको इस तरह से। तो यहाँ पे ये हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है, चेक कर लिया, सारा सब कुछ देख लिया। यहाँ पे अगर आप क्रैक्स भी दिखाना चाहो तो आप क्रैक्स भी दिखा सकते हो कि क्रैक्स आपके किस तरह से यहाँ पे जनरेट होते हैं। ये इस तरह से आपके क्रैक्स यहाँ पे जनरेट होते हैं, ऐसे ही यहाँ पे। तो क्रैक के रास्ते में ज़्यादा से ज़्यादा स्टिरअप्स आते हैं। ये कितने पे होता है, 45 डिग्री पे होता है ना यहाँ से, तो ये क्रैक भी आप दिखा सकते हो। यहाँ पे आप क्या बता सकते हो, यहाँ पे मोर स्पेसिंग ड्यू टू लेस shear force इन सेंटर में आपकी जो shear force है वो क्या रहती है, कम रहती है, या shear stress कह सकते हो, दोनों कम रहती हैं, एक ही बात है। तो उसकी वजह से हमने यहाँ पे ज़्यादा स्पेसिंग दे दी। पूरा का पूरा आपका वर्टिकल स्टिरअप यहाँ पे डिस्कस हो चुका है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बच गई हो। ठीक है, इसके बाद मेन फॉर्मूला आपका क्या था, ये सबसे पहले ये देखो कि जब आप स्ट्रेंथ देखोगे तो स्ट्रेंथ में आप इसको ये इससे कैलकुलेट करके चलोगे दोनों में। ठीक है, आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है। इसी में जो यूज़ हो रही थी वैल्यूज वो फिर हमने यहाँ पे स्टडी कर ली, किसकी वैल्यू क्या है। नेक्स्ट हमारी जो टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट है वो क्या है, इंक्लाइंड। तो हमने जो दूसरी लिखी है बी, हम डिस्कस करेंगे इंक्लाइंड shear reinforcement। इंक्लाइंड shear reinforcement में भी आपका क्या होगा, बिल्कुल सब कुछ सेम चलेगा, बस ये क्या चीज़ है, ये इंक्लिनेशन पे दे दोगे। तो डायग्राम देख लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी, इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कस करना नहीं है हमें, क्यों, क्योंकि सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख चुके हैं। इसके अंदर जो डिफरेंस आएगा वो हम यहाँ पे एक बार डायग्राम के थ्रू समझ लेंगे, और जो फॉर्मूला रहेगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसके अंदर जो हम रीइंफोर्समेंट देंगे तो ये अब हमने क्या किया, यहाँ पे बीच में स्पेसिंग ज़्यादा दे दी, मोर स्पेसिंग, और यहाँ पे जो एंगल होगा, जो एंगल हमने जिस भी इंक्लिनेशन पे दिया है वो क्या है, अल्फा। सपोज अल्फा एंगल क्या हो जाएगा, इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइंड स्टिरअप्स विद हॉरिजॉन्टल, और डी डिस्टेंस तक ही मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा इसको। यहाँ पे भी आपका डी डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगी आपकी स्पेसिंग, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, एस वी। क्लियर। तो यहाँ से जब मैं देखूंगा वी यू एस का फॉर्मूला, वी यू एस क्या आ जाएगा, 0.87 एफ वाई इंटू में ए एस वी, और ये हमारा एक शेयर रीइंफोर्समेंट का एरिया है भाई, एक सरिये का एरिया है ये, मतलब एक स्टिरअप का। बेसिकली एक स्टिरअप मैंने जितनी भी करी होगी उसके हिसाब से मैं उसका ही एरिया निकालूंगा। एन का मतलब नंबर ऑफ बार्स या कुछ और नहीं है, ठीक है। तो ये एक का निकल के आता है। ऐसे ही यहाँ पे 0.87 एफ वाई इंटू में ए एस वी इंटू में डी अपॉन एस वी इंटू में साइन एल्फा प्लस कोस एल्फा। सिर्फ एक टर्म आ गई यहाँ पे, इसके अलावा बाकी पूरा फॉर्मूला एज इट इज़ है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। एल्फा क्या है यहाँ पे, इंक्लिनेशन ऑफ shear reinforcement विद हॉरिजॉन्टल, मतलब एंगल है आपका, कितने एंगल पे मैंने दी हुई है यहाँ पे। मोर स्पेसिंग आपको पता है कि क्यों होगी, डिफरेंस क्या है, सिर्फ ये टेढ़ी दे दिया आपने और ये सीधी दी हुई थी सिर्फ, और इनके अलावा कोई भी खास डिफरेंस इनके अंदर नहीं है। बाकी सारी वैल्यूज़ ये भी हम लिख देते हैं, ये किस में था, LSM में, और उसका भी लिख लो यार, WSM का भी। VS क्या हो जाएगा,
सिग्मा एस वी इंटू में एफ वाई, सॉरी सिग्मा एस वी इंटू में ए एस वी इंटू में डी अपॉन एस वी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डब्ल्यू एस एम के अंदर। ठीक है, तो किसी से भी डिजाइन कर सकता हूं मैं। वर्टिकल भी मैंने देख लिए और इंक्लाइंड भी मैंने यहाँ पे शियर रिइंफोर्समेंट देख लिए। इसके बाद हम देखेंगे बेंट अप बार्स। तो पूरा एक बार यहाँ पे बोर्ड पे चेक करो, कोई भी चीज ऐसी ना हो जो कि आपको क्लियर ना हो। ठीक है, इसके बाद फिर बढ़ते हैं अगले टाइप के रिइंफोर्समेंट की तरफ। ठीक है भाई, तो चलें नेक्स्ट। यहां उसमें भी क्रैक्स दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, सेम क्रैक्स आ जाएंगे। इस तरह से दिखा देना अगर मन करे किसी का कि क्रैक्स हमारे कुछ ऐसे जाएंगे और यहाँ पे ऐसे, इसीलिए उनके डायरेक्शन में आना चाहिए ये स्टिरप्स। तो भाई ये हो गया, और अब बचता है हमारा बेंट अप बार। देख लेते हैं थर्ड हमारा क्या है, सी बेंट अप बार्स। बेंट अप बार्स के अंदर हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए पहले कि बेंट अप बार्स होता क्या है बेसिकली। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है VSB से, VSB। ठीक है, अब बेंट अप बार्स मैंने आपको पहले बताया था कि कौन से बार होते हैं, मेन रीइंफोर्समेंट ही होती है, मेन स्टील बार होते हैं। बट इसके अंदर डिफरेंस क्या आ जाता है हमारा कि ये बार्स आपके मोड़ दिए जाते हैं ऊपर की डायरेक्शन में, इंक्लाइंड कर दिए जाते हैं। ठीक है, इंक्लाइन कर दिए जाते हैं। कहां से करूंगा वो सब चीजें भी देखेंगे कि डिस्टेंस क्या हुआ, कहां से करते हैं, क्यों करते हैं। और एक चीज और बहुत जो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज इनके लिए, इनके रिगार्डिंग होती है बेंट अप बार्स के, वो ये होती है कि बेंट अप बार्स जो होते हैं वो कभी भी अकेले नहीं दिए जाते। मतलब बेंट अप शियर रीइंफोर्समेंट जो मैं प्रोवाइड करूंगा उसको बेंट अप बार्स की फॉर्म में प्रोवाइड करना चाहता हूं अगर, तो इसके साथ में या तो इंक्लाइंड स्टिरप्स भी देने पड़ेंगे या फिर वर्टिकल। मतलब सिर्फ और सिर्फ बेंट अप बार्स कभी नहीं दिए जाते अकेले, कि मैं ये चाहूं कि ना तो इंक्लाइंड स्टिरप दूं और ना ही वर्टिकल स्टिरप दूं, सिर्फ बेंट अप बार दे दूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बेंट अप बार्स के की जो कैपेसिटी है उसको 50%, मतलब जो हमारी शियर रीइंफोर्समेंट जिसके लिए मुझे डिजाइन करना था, सपोज जो हमारी VUS आई थी वैल्यू, जिसके लिए मुझे शियर रीइंफोर्समेंट देनी थी, उसका मैक्सिमम जो मैं ले सकता हूं आधा, उसके आधे के लिए ही मैं सिर्फ ये डिजाइन कर सकता हूं। आधे से ज्यादा मैं ये चीज अज्यूम नहीं कर सकता कि जो शियर रीइंफोर्समेंट डिजाइन करनी है मुझे, जितनी शियर फोर्स के लिए, उसकी आधी की ज्यादा वैल्यू जो होगी वो ये रोक पाएगा। मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया तो थोड़ा इसको आराम से समझो। सपोज मैंने एग्जांपल दिया था शुरू में कि 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर की सपोज हमारी शियर स्ट्रेस आ रही थी, 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर की टाउ सी की वैल्यू हो गई थी, तो वो मेन रीइंफोर्समेंट और कॉन्क्रीट ने बर्दाश्त कर ली, उन्होंने रेजिस्ट कर ली। ठीक है भाई, बची कितनी, 7 की। 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर की जो वैल्यू है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टिरप्स का डिजाइन करना पड़ेगा, मतलब शियर रीइंफोर्समेंट का डिजाइन करना पड़ेगा। तो जो 7 वैल्यू बचती है, या तो मैं क्या करूं, वर्टिकल स्टिरप दे दूं, या फिर इंक्लाइंड स्टिरप दे दूं, या फिर बेंट अप्स दे दूं। अब मैंने आपको बताया कि बेंट अप बार्स जब दूंगा तो इनको अकेले नहीं दूंगा, मतलब इनके साथ में या तो वर्टिकल भी होंगे या फिर इंक्लाइंड स्टिरप्स होंगे। तो अब इनकी जो स्ट्रेंथ की बात आती है कि बेंट अप बार्स की जो स्ट्रेंथ है, बेंट अप बार्स की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है आपकी, वो मैं 7 डिवाइड बाय 2 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर मैक्सिमम रख सकता हूं कि बेंट अप बार्स 3.5 से ज्यादा की शियर रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। मैं ये लेके चलूंगा, भले ही कर लें बट मैं मान के चलूंगा कि ये चीज नहीं रेजिस्ट कर पाएगा इससे ज्यादा। बाकी बची हुई जो 50% है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो वर्टिकल स्टिरप्स जो हैं या फिर इंक्लाइंड स्टिरप्स हैं उनको वहां पे डिजाइन करना पड़ेगा।
मतलब दो चीजें मुझे देनी पड़ेंगी अगर मैं बेंट अप बार्स डिजाइन करता हूं तो, या एक तो बेंट अप बार प्लस इनके साथ में वर्टिकल या फिर इंक्लाइंड स्टिरअप्स। क्लियर? तो बेंट अप बार्स VSB जो हो जाएगी हमारी, पहले तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स ही लिख लो कि जो बेंट अप बार्स होते हैं वो क्या होते हैं। These are main bars bent, क्या होते हैं? These are main bars bent at an angle, एंगल पे बेंड किए जाते हैं, bent at an angle to act as shear reinforcement। किसकी तरह एक्ट करते हैं ये? shear reinforcement की तरह, shear reinforcement की तरह बिहेव करेंगे। एक तो ये पहली बात हमने पहले मतलब जो सबसे कह सकते हो कि बेसिक जो चीज थी वो देखी थी कि हाँ ये हमारे मेन सर यही होते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमें इसकी जो कह सकते हो कि जो नेक्स्ट मेन चीज जो इसके बारे में पता होनी चाहिए, क्या बताई थी मैंने? कि ये जो बार्स हैं हमारे, ये कभी भी अकेले नहीं दिए जाते। बेंट अप बार्स आर नेवर प्रोवाइडेड अलोन, never provided alone but are provided along with, किसके साथ प्रोवाइड किए जाते हैं? along with inclined और vertical shear reinforcement। इंक्लाइंड और वर्टिकल शियर रीइंफोर्समेंट, इनके साथ में इनको प्रोवाइड किया जाएगा। ये चीज सबको क्लियर? इसके बाद एक और बहुत ज्यादा जरूरी जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि जो फर्स्ट लोकेशन होती है हमारी, जो फर्स्ट लोकेशन होगी हमारी किसकी? बेंट अप बार की सपोर्ट से, वो हमारी √2a के डिस्टेंस पे होती है। एक बार 3-4 पॉइंट जो है इसके बढ़िया बढ़िया से वो लिख लेते हैं। बढ़िया बढ़िया का मतलब जिन पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे, ठीक है, वो सारे पॉइंट्स लिखते हैं, फिर इसको पूरा डिटेल में समझेंगे भी। क्लियर? तो एक बार थोड़ी सी थ्योरी जो है इसकी वो देखते हैं। तो यहां पे क्या होगा? फर्स्ट लोकेशन ऑफ फर्स्ट बेंट अप बार, फर्स्ट बेंट अप बार फ्रॉम सपोर्ट, फ्रॉम सपोर्ट कितनी हो जाएगी? √2a, जो कि क्या होता है? √2j × d, डिस्टेंस जो होगा ये हो जाएगा। क्लियर? और सेकंड की क्या हो गया आपकी? लोकेशन ऑफ सेकंड बेंट अप बार फ्रॉम प्रीवियस बार कितनी होगी? वो भी √2a, मतलब स्पेसिंग भी इनके बीच में कितनी हो जाएगी? √2a की स्पेसिंग हो जाएगी, और सपोर्ट से भी इतनी दूरी पर इसको मैं प्रोवाइड करके चलूंगा, जो पहला बेंट अप बार होगा सपोर्ट से। क्लियर? और बेंट अप बार्स आर प्रोवाइडेड for a length of L/4 from support, L/4 from support, मतलब मैक्सिमम जो आप प्रोवाइड कर सकते हो, मैक्सिमम बेंट अप बार्स आर प्रोवाइडेड, यहां पे मैक्सिमम लिख लेना, मैक्सिमम बेंट अप बार्स आर प्रोवाइडेड फॉर ए लेंथ ऑफ L/4 फ्रॉम सपोर्ट। मतलब कि इसका मतलब क्या है मैं वो बता देता हूं कि जो बेंट अप बार्स हम प्रोवाइड करेंगे वो सपोर्ट से लेकर L/4 जो लेंथ है आपकी बीम की, वहां से L/4 डिस्टेंस तक ही मैं बेंट अप बार्स दे सकता हूं। उसके बाद मैं मेन सरिये को बेंड नहीं कर सकता। वो देखेंगे, अभी ये लिख रहे हैं बस अभी ताकि चीजें समझ में आ जाएं। और
मतलब यहाँ पे इसको आर प्रोवाइडेड फॉर, या फिर इसमें ऐसे लिख लो कि कैन बी यूज्ड अप ओनली अप टू ए डिस्टेंस ऑफ आर प्रोवाइडेड फॉर ए लेंथ ऑफ आर प्रोवाइडेड फॉर ए लेंथ ऑफ L/4 फ्रॉम सपोर्ट। ठीक है, इतना ये भी ठीक है, सही लिखा हुआ है। तो लैंग्वेज आप लोग खुद समझ जाओगे यार, कुछ ज़्यादा ऐसा इसमें है नहीं। तो अब हम एक और चीज़ बात करेंगे जो मैंने आपको बताया था इसकी स्ट्रेंथ के बारे में, वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। स्ट्रेंथ जो मैंने क्या कहा था आपको, मैक्सिमम कितनी इसकी मान के चलता हूँ मैं, 50% जो आपकी बची हुई शियर रीइंफोर्समेंट की जो शियर वो था, शियर फोर्स था जो। तो यहाँ पे जो हमारी स्ट्रेंथ आ जाएगी, ये लिख लो अब, बेंट अप बार्स आर डिजाइंड फॉर ए मैक्सिमम शियर फोर्स ऑफ, कितनी मैक्सिमम शियर फोर्स के लिए यूज करी जाएगी ये? एक तो जो इसकी खुद की आएगी VU या VSB बोलते हैं, इसकी खुद की जो स्ट्रेंथ निकलेगी वो कितनी आएगी देखते हैं, या फिर और VUS डिवाइड बाय 2, इन दोनों में से जो मिनिमम आएगा, इन दोनों में से जो मिनिमम आएगा ना, उसी को मैं इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो मानूंगा। अब इसकी जो स्ट्रेंथ आएगी वो कितनी आती है, 0. ये लिख लो 87 FY इंटू में एरिया क्या हो जाएगा ASB और इंटू में साइन अल्फा। स्ट्रेस इंटू एरिया की है, स्ट्रेस इंटू एरिया इंटू साइन अल्फा, ये LSM के लिए है। ये लिख लेना यार, ये बड़ा पंगा पड़ता है। LSM और VSB क्या हो जाएगी, सिग्मा SB इंटू में ASB इंटू में साइन अल्फा इन WSM। ठीक है, VSB की वैल्यू लिखी है मैंने बेसिकली। तो यहां से अब हमें पता चलने लगेगा थोड़ा थोड़ा कि हाँ बेंट अप बार्स होते क्या हैं। अब उसको भी देखते हैं, एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम के थ्रू फिर हमें चीजें बिल्कुल क्लियर ही हो जाएंगी कि सारी चीजें जो हमने यहाँ पे चेक करी हैं कि वो कैसी कैसी नजर आ रही हैं हमें। तो देखो भाई, अब एक एक पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे जो हमने लिखा है अभी, क्योंकि आधे पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जो आप लोगों के समझ में ना आए हों अभी तक, क्योंकि विजुअलाइज नहीं हुई थी ना चीजें अभी। ये आपका क्या है, बीम है जिसके अंदर मैं डिजाइन कर रहा हूं। यहां पे मैंने क्या किया, सपोज मेन रीइंफोर्समेंट दे रखी थी, ऐसे ही मैंने ऊपर भी दे रखी होगी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है आपको यहां पे, अब आपने क्या किया, शियर रीइंफोर्समेंट जो दी है, ठीक है, वो बेंट अप बार्स की फॉर्म में यहां पे प्रोवाइड करके चल रहे हो आप। बेंट अप बार्स, ठीक है, बेंट अप बार्स आपकी पहला बेंट अप बार कहां होगा, √2a लोकेशन पे होगा आपकी सपोर्ट से √2 की जो आपकी डिस्टेंस होगी √2a। अब यहां पे ये देखो, ये जो डिस्टेंस होता है आपका, ये डिस्टेंस क्या होता है, J इंटू डी, ये आपका A डिस्टेंस है। ये आपका क्या डिस्टेंस है, J इंटू डी। इसी को हम क्या बोलते हैं, A। जो मैं A यहां पे लिख रहा था, J आपका क्या है, लीवर आर्म कोफिशिएंट जो होता है हमारा, ठीक है, और D क्या है आपकी इफेक्टिव डेप्थ। इस डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, J इंटू डी, जिसको A से डिनोट किया हुआ मैंने यहां पे। तो पहला बेंट अप बार मैं क्या करूंगा, यहां से बेंड करना शुरू करूंगा। यहां से मैंने बेंड किया ऐसे, ये चीज क्लियर। मतलब यहां पे ही बहुत सारे सरिये लगे हुए थे, ठीक है, तो उनमें से मैंने क्या किया, एक सरिये को यहां से, जो इतना लंबा यहां पे था पहले, अब मैंने क्या किया, इसको यहां से
यहाँ पे पकड़ के मोड़ दिया, ऐसे मोड़ दिया, और यहाँ पे जो बचा हुआ था वो इधर इस डायरेक्शन में इस तरह से मोड़ दिया ऊपर की तरफ इसके साथ साथ। तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट लोकेशन मिल गई √2a की। इसके बाद अगला जब मैं मोड़ूंगा तो वो भी कितने पे होगा, यहाँ से √2a के डिस्टेंस पे ही होगा, √2a। यहाँ पे मुझे दूसरा मिल गया सपोज, तो ये भी मैंने ऐसे मोड़ दिया यहाँ पे, तो ये क्या हो गया मेरा दूसरा बेंटअप बार। ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, इधर यहाँ से मेरा √2a पे पहला मुझे मिल जाएगा √2a डिस्टेंस पर, तो यहाँ से इधर मोड़ूंगा, क्लियर, और इधर ऐसे ही इधर मोड़ दूंगा। तो ये क्या हो गए हमारे बेंटअप बार्स, ये क्या है हमारे बेंट अप बार्स। नाम से भी आप समझ सकते हो बेंट अप बार्स, ऊपर बेंड किए हुए सरिये। तो हमने ऊपर बेंड कर दिया इनको ताकि ये यहाँ पे शियर को रेजिस्ट करवा सकें। लेकिन अब हमें ये भी पता है कि अकेले बेंट अप बार्स तो दिए नहीं जाते, तो इनके साथ में सपोज हमारी शियर रीइंफोर्समेंट जो है वो वर्टिकल स्टिरअप दिए हुए हैं, सपोज ये भी आपका साथ साथ में प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो इनके साथ साथ में आपने यहाँ पे वर्टिकल स्टिरअप्स दिए हुए हैं। तो एक और प्रोविजन हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्या, अल्फा एंगल, एक ये देख लो, अल्फा एंगल आपका वो बताऊंगा, चलो खैर। अब इसके बाद एक चीज और देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो ये कि हमने देखा था कि हाँ ये मेन बार ही होते हैं जो कि बेंड होते हैं शियर रीइंफोर्समेंट के लिए, एक्ट करने के लिए, और ये नेवर प्रोवाइडेड अलोन, प्रोवाइडेड विद, ये हो गया हमारा अकेले नहीं दिए हुए, हमने यहाँ पे वर्टिकल स्टिरअप्स दिए हुए हैं साथ में। इनके साथ में मैंने लोकेशन भी यहाँ पे चेक कर ली, फर्स्ट की कितनी है √2a, सेकंड की भी मैंने देख ली, √2a डिस्टेंस पे दे दिया। इसको भी चेक करेंगे कि ये √2a कैसे निकल के आया, ये भी देख लेंगे एक बार थोड़ा सा डिटेल में। अब इसके बाद क्या, मैक्सिमम बेंटअप बार्स जो दे सकता हूं मैं L/4 डिस्टेंस तक मैं दे सकता हूं, ठीक है। या फिर आप इसमें ये मैक्सिमम बेंटअप बार्स आर प्रोवाइडेड फॉर ए लेंथ ऑफ L/4 फ्रॉम सपोर्ट, दैट इज, भाई ये ठीक है, समझ जाना कि मैक्सिमम भी समझाऊंगा तो उससे क्लियर हो जाएगा, इसलिए सोच रहा हूं मैं बार बार ताकि डाउट ना आए आपके दिमाग में कुछ। अब ये देखो यार एक चीज, यहां से सपोर्ट से L/4 का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, सपोज ये आपका यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा सा आगे दिखा देता हूँ, अदरवाइज आप लोग ये सोचोगे कि √2a + √2 L/4, ऐसा नहीं है। L/4 डिस्टेंस ये है, और सपोज L/4 डिस्टेंस यहाँ पे ये है, ठीक है, और ये बीच में कितना डिस्टेंस बच गया आपका L/2, बड़ा दिखना चाहिए बट दिख नहीं रहा, वो समझ जाना बस आप लोग। तो ये जो बीच में डिस्टेंस बचता है ना L/2, यहां पे कोई भी सरिया बेंड नहीं किया जाएगा, वो भी बताएंगे क्यों। मैक्सिमम जो मैं इनको बेंड कर सकता हूं बार्स को L/4 डिस्टेंस तक ही इन मेन रीइंफोर्समेंट को बेंड करके एज अ शियर रीइंफोर्समेंट के रूप में इस्तेमाल कर सकता हूं। ऐसे ही इधर से इस वाली सपोर्ट से भी L/4 के डिस्टेंस, तो मैक्सिमम L/4 इधर से, L/4 इधर से, L/2 डिस्टेंस में मैक्सिमम जो है वो प्रोवाइड कर सकता हूं, ऐसे L/4 उधर से और L/4 इधर से। बट जो बीच का L/2 डिस्टेंस बचेगा, यहां पे कोई भी मेन रीइंफोर्समेंट मोड़ी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि यही हमारा जो हिस्सा था किसमें वीक था, बेंडिंग स्ट्रेसेस में, यहां पर सबसे ज्यादा बेंडिंग मूवमेंट आता है इसीलिए। और मेन रीइंफोर्समेंट दी किस लिए जाती हैं, बेंडिंग मूवमेंट को रेजिस्ट करवाने के लिए, बेंडिंग स्ट्रेसेस को रोकने के लिए, रेजिस्ट करवाने के लिए। और बेंडिंग स्ट्रेसेस सबसे ज्यादा कहां आ रही हैं, इसी पोर्शन में। अगर इसी पोर्शन में बेंडिंग स्ट्रेसेस को रोकने के लिए जो सरिया दिया हुआ है वही मोड़ दूंगा, तो उनका काम कौन करेगा, जिसके लिए मैंने ये दिया हुआ है, क्लियर। तो उनका काम यहां पर सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए इस पोर्शन में मैं कोई भी बेंटअप बार नहीं देता, कोई भी सरिया मोड़ता नहीं हूं, इतनी डिस्टेंस तक मैं यूज करता हूं। क्योंकि यहां पे साइड्स में फिर आपका बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। कम हो जाता है तो आप क्या कर सकते हो, रेजिस्ट करवा सकते हो। आप हर एक सरिये को नहीं मोड़ रहे, आप क्या कर सकते हो, कुछ बेंटअप बार्स बना दोगे और कुछ सरिया आपके यहाँ पे उतनी बेंडिंग मोमेंट को रोकने में कामयाब होंगे। क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा आएगा भी नहीं और आपको ज्यादा की जरूरत है भी नहीं, ज्यादा यहाँ पे जरूरत थी वहां पे हमने बेंड किए ही नहीं है, ठीक है। अब यहां पे ही हमें जरूरत क्यों थी और यहाँ पे हमने क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम क्या आ रही थी, शियर फोर्स आ रही थी, मैक्सिमम शियर फोर्स आ रही थी। और ये जो मैंने यहाँ पे स्टिरअप्स दिखाए हैं, सपोज आप बीच में थोड़े से ज्यादा डिस्टेंस पे दे दो, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम स्पेसिंग, आप मतलब मोर स्पेसिंग दे सकते हो बीच वाले पोर्शन में। तो यहाँ पे हमें इस इतने पोर्शन में ज्यादा जरूरत थी, तो इतने पोर्शन में हमने
क्लोज स्टिरप्स दे दिए और बेंट अप बार्स भी दे दिए यहाँ पे एज इट इज इसको भी दे दिया मैंने, और डिस्टेंस भी इसका यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। ये चीज क्लियर? तो और कुछ बचा इसके अंदर डिस्कस करने का? हाँ, एक और हम जो बात कर रहे थे अभी कि ये डिस्टेंस कैसे आया है बेसिकली, और इंक्लिनेशन का एंगल जो होगा वो भी चेक करते हैं। एक बार इसको बना लो, फिर ये रब कर देता हूं मैं इधर से, आपको दिखा दूंगा कि कैसे कैसे आया है ये। ठीक है, या इसी में दिखाऊं? चलो थोड़ी सी जगह है, जल्दी जल्दी इसको कवर कर लेते हैं। डिस्टेंस कैसे आया आपका, ये देखो, ये वाला पोर्शन बना रहा हूं मैं। सपोज ये आपका क्या है, यहाँ पे ये दोनों आपके ये मेन रीइंफोर्समेंट है, इनके बीच में आपने क्या किया हुआ है, ये जो दिया हुआ है बेंट अप बार, ये कितने एंगल पे होता है, यहाँ से 45 डिग्री पे होता है ये बेंट, 45 डिग्री पे बेंड करते हैं, हमें पता है। तो यहाँ से इसका यहाँ पे क्या बन रहा होगा, ये ट्रायंगल बन रहा होगा पूरा। ये सरिया तो यहाँ पे चला गया, बट ये ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे कुछ। तो मुझे क्या करना था, मुझे डिस्टेंस निकालना था कि अगला सरिया इससे, ये जो दूरी अगले सरिये की आएगी यहाँ पे, जो नेक्स्ट जो मैं स्टील बार दूंगा, बेंट अप बार मतलब, तो वो कितनी दूरी पे मुझे देना चाहिए। सपोज ये ऐसे था, ठीक है, तो नेक्स्ट की लोकेशन जो है, ये जो डिस्टेंस हमारा कितना होना चाहिए, ये मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना था। तो मैंने क्या किया, इस तरह से मैंने यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल मेरा बनता है, मैं प्रोवाइड करके चलता हूँ। तो मैंने देखा कि 45 डिग्री का एंगल ये है, और मैंने ये ट्रायंगल के थ्रू फॉर्म करके देखा। उस टाइम पे मैंने चेक किया कि ये 67.5 डिग्री हमारा ये एंगल आता है, और 67.5 डिग्री ये एंगल आता है। दोनों एंगल हमारे बिल्कुल बराबर के होते हैं। उसके थ्रू मैंने यहाँ से ये चीज़ कैलकुलेट करी कि एंगल हमारे 67.5 आ रहे हैं, दोनों बराबर हैं। तो अब इतने इंफॉर्मेशन से भी मुझे पता नहीं चल रहा कि डिस्टेंस कितना होगा। अब एक चीज़ और, यहाँ पे मैंने ये डिस्टेंस कितना दिखाया है, ए दिखाया ना दोनों के बीच का। तो ये जो स्ट्रेट डिस्टेंस हमारा यहाँ पे है, ये कितना है, ए। ये मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये, तो ये क्या हो गया, ए है। तो मुझे यहाँ से जो डिस्टेंस, या मुझे ए की वैल्यू पता है, तो मैं क्या करूं, सपोज ये ए बी सी और डी। अब यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी के अंदर चेक करो, ए बी सी के अंदर चेक करो, आपका साइन 45 डिग्री क्या होता है, साइन 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। परपेंडिकुलर क्या है, ए अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी। ए बी, तो ए बी इधर आ गई, मुझे ए बी की वैल्यू चाहिए थी, क्या हो गया, ए अपॉन साइन 45। साइन 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2। तो 1/√2 करूंगा तो √2 ऊपर आ जाएगा, तो ये कितना आ गया, √2a। ए बी की जो वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से कितनी आ गई, √2a। अब इसके बाद मुझे ये चीज पता है, देखो ये √2a आ गई, ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है। कैसा एंगल होता है, जिसके ऑपोजिट एंगल्स सेम होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, उसके दो एंगल सेम होते हैं और उनके ऑपोजिट साइड्स भी सेम होती हैं। तो जब हमारे ये 2a आ गई है साइड, तो ये पूरी साइड भी जो DC है, पूरी CD साइड भी क्या हो जाएगी, √2a। तो देयरफॉर AB इक्वल्स टू BD इक्वल्स टू BD फ्रॉम आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। क्लियर? तो देयरफॉर BD भी क्या हो गया हमारा, √2a। यही हमें चाहिए था, BD कितना डिस्टेंस हमें रखना है दो बार्स के बीच का, वो मैंने यहां से निकाल दिया। क्लियर सबको? अब आई होप यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो बच गई है, जो आपको नहीं पता होगी शेयर के बारे में। VSB हमने लिख दी। VSB क्या होती है वो ये भी लिख लेना बेशक, आप लिखा नहीं ना हमने। ये क्या है यार, स्ट्रेंथ ऑफ बेंट अप बार्स है, shear रजिस्टर्ड बाय बेंट अप बार्स, या स्ट्रेंथ ऑफ shear इन बेंट अप बार्स। VSB क्या है आपकी, shear स्ट्रेंथ ऑफ बेंट अप बार, shear स्ट्रेंथ ऑफ बेंट अप बार्स।
तो तीनों तरह की शियर रीइंफोर्समेंट हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है भाई, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक बार पूरा अच्छे से देखो, फिर आगे चलते हैं अगले स्टेप पर। अगले स्टेप पर चलेंगे। अगला स्टेप हमारा एक तरह से चेक है। चेक क्या है हमारा नेक्स्ट, जो 8th था स्टेप, ये इसके बाद 9th स्टेप आप कह सकते हो चेक है। चेक फॉर मैक्सिमम स्पेसिंग। नाइन्थ स्टेप हमारा क्या हो गया, चेक फॉर मैक्सिमम स्पेसिंग। मैक्सिमम स्पेसिंग का हमारा जो चेक होगा, सबसे पहले हम फॉर वर्टिकल स्टिरप्स, फॉर वर्टिकल स्टिरप्स 0.75 डी, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर इंक्लाइंड स्टिरप्स, इंक्लाइंड स्टिरप्स में आपकी डी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए भाई। और फॉर एनी वैल्यू, फॉर एनी केस शुड नॉट बी मोर देन 300 mm। तो हमारी यहाँ पे चेक आ गई है मैक्सिमम स्पेसिंग की। तो जो मैक्सिमम स्पेसिंग हमारी रखी जाती है, अलग अलग कंडीशन में देख लिया हमने। वर्टिकल स्टिरअप अगर देता हूँ तो मैक्सिमम स्पेसिंग हमारी क्या हो जाएगी, 0.75 डी वर्टिकल दे रखी है। अगर इंक्लाइंड है तो डी आपकी हो जाएगी, डी यहाँ पर इफेक्टिव डेप्थ है। और किसी भी केस में, कोई भी कंडीशन हो, बेंटअप हो, कुछ भी हो, किसी भी कंडीशन के अंदर हमारी मैक्सिमम स्पेसिंग 300 mm से ज़्यादा कभी नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ सबको क्लियर होनी चाहिए भाई। किसी भी कंडीशन में कोई भी केस हो, वर्टिकल का है, इंक्लाइंड का है, किसी का भी है, मैक्सिमम स्पेसिंग 300 mm से ज़्यादा कभी नहीं करूँगा मैं। क्लियर? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये जो वैल्यू है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है ये कि मैक्सिमम स्पेसिंग इन, मैक्सिमम शियर स्पेसिंग इन केस ऑफ, या मैक्सिमम स्पेसिंग इन केस ऑफ शियर डिज़ाइन इज़ नॉट मोर देन 300 mm। ठीक है, वहाँ पे वैल्यूज़ दी जाते हैं। यहाँ पे तो आपको एक वैल्यू दिखती है इसलिए ईजी लगती है, बट जब बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हो तो ऐसी बहुत सारी वैल्यूज आ जाती हैं। किसी की 300, किसी की 350। जैसे डिफ्लेक्शन में देख रहे थे हम, एक स्पैन बाय 350 थी, एक स्पैन बाय 250 थी। भूल जाते हैं बाद में कि कैसा कौन सी किसके लिए थी। यहाँ पे ऐसी ये 300 वैल्यू, आगे और भी बहुत सारी आएंगी। किसी की 300 है, किसी कोई वैल्यू 350 है। पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं बट वो वैल्यूज थोड़ी सेम लगती हैं। तो इन चीज़ों को आप याद रखा करो अच्छे से, किसी ट्रिक के द्वारा आप खुद के दिमाग में इनको याद रख सकते हो। ठीक है, कि कोई भी चीज़ अगर आती है आपको याद रखनी पड़ेगी, तभी आप उसको ऑब्जेक्टिव में कर पाओगे यार। क्योंकि पहला तो आपका क्या मतलब वो होता है मोटो, कि ऑब्जेक्टिव करोगे तभी आगे नेक्स्ट लेवल पे पहुंचोगे। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ये चीज़ें याद करनी ही पड़ेंगी ताकि दूसरों से आगे निकल सको। तो यहाँ पे एक तरह से हमारा जो डिज़ाइन है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट डिज़ाइन हम यहाँ पे कर चुके हैं शियर डिज़ाइन का, शियर रीइंफोर्समेंट का। बेसिकली कितने सरिये चाहिए, कितना क्या चाहिए हमें, स्टील बार चाहिए, कितनी डिस्टेंस पे प्रोवाइड करूँगा, कितने इंक्लिनेशन पे दूंगा, सारी की सारी जो चीज़ें हैं हमें वो यहाँ पर मेंशन्ड है, पता चल चुकी हैं WSM के अंदर भी और LSM के अंदर भी। एक नोट करके पॉइंट लिख लेना, नोट करके पॉइंट जो होगा यहाँ पर, इन नो कंडीशन Fy should not be, या in any condition लिख लो, in any condition Fy should not be more than 415। ठीक है, इन शेयर डिज़ाइन जो भी वैल्यूज़ आपने यहाँ पे इस्तेमाल करी हैं उनके लिए आप Fy की वैल्यू जो है वो 415 से ज़्यादा नहीं रखोगे। यह आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है, क्योंकि आप लोगों को मेन रीइंफोर्समेंट का ग्रेड हो सकता है कि अलग दिया हो। तो शियर रीइंफोर्समेंट जब आप यहाँ पे मानोगे या प्रोवाइड करोगे तो वहाँ पर आप इसको 415 ग्रेड से ज़्यादा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये आपकी क्या है, शियर कंडीशन के अंदर आप रीइंफोर्समेंट जो है ये प्रोवाइड करके चल रहे हो। और इसके अलावा
हाँ, 2-3 पॉइंट जो मैंने आपको बीच में बोले थे वो अभी मैं लिखवा दूंगा। और कि मिनिमम जो हम रीइंफोर्समेंट देते हैं, मिनिमम रीइंफोर्समेंट का रीज़न क्या होता है बेसिकली, तो वो मैं बताता हूँ आपको भी, यहाँ पे लिख लूँगा। और ये लिखो जब तक, फिर मैं पॉइंट्स 2-3 पॉइंट हैं वो मेंशन कर दूंगा यहाँ पे, ताकि आप यूज़ कर सको। ये लिखो जल्दी से। करो करो। यहाँ पे लिखो वाई मिनिमम रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। वाई मिनिमम shear reinforcement is provided। तो देखो shear reinforcement जो होगी, कम से कम मैंने बताया था कि कम से कम तो होनी ही चाहिए। अब कम से कम होनी ही चाहिए, इसका क्या रीजन होगा? कम से कम होनी ही चाहिए, इसका जो सबसे बड़ा रीजन एक तो ये है कि आपके मटेरियल के अंदर, टेंशन के अंदर क्रैक्स आ सकते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ क्या आती है? टेंशन। तो टेंशन की वजह से क्रैक्स जनरेट हो, अगर होते हैं तो वो ऊपर की तरफ ना जाए। शियर की वजह से भले ही ना हो रहे हो, बट आपके टेंशन क्रैक्स जो होंगे, टेंशन क्रैक्स जो कि डायगोनल टेंशन की वजह से हो सकते हैं, और वो शियर की फॉर्म में ही आपका क्रैक जो है वो नजर आएगा बेसिकली। बट सेफ साइड के लिए आप क्या करोगे? शियर के अंदर जो क्रैक्स आपके आएंगे उनको रोकने के लिए, ठीक है, टू प्रिवेंट टेंशन क्रैक्स डेवलप्ड ड्यू टू डायगोनल टेंशन। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। यहां पर मैंने बात करी है डायगोनल टेंशन की, और पहले बात कर रहा था डायगोनल कंप्रेशन की। तो जो मिनिमम रीइंफोर्समेंट मैं दूंगा ना शियर की, वो टेंशन जो डायगोनल टेंशन होगी उसकी वजह से आने वाले क्रैक्स को रोकने के लिए दूंगा। लेकिन जो टाउसी मैक्स की वैल्यू थी वो क्यों रखी थी? कि डायगोनल कंप्रेशन की वजह से हमारा कंक्रीट फेल ना कर जाए, उसको बचाने के लिए मैंने वहां पर टाउसी मैक्स की वैल्यू रखी थी। क्लियर सबको? तो टाउसी मैक्स जो होगा वो डायगोनल कंप्रेशन के लिए होगा, और जो मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट होगी वो आपकी डायगोनल टेंशन को बचाने के लिए मतलब करी जाएगी, प्रोवाइड करी जाएगी। नेक्स्ट जो है आपका वो क्या है? टू इंप्रूव द डक्टिलिटी, ऑफ द सेक्शन। तो जो मेरा सेक्शन है उस पर्टिकुलर, मतलब बीम है सपोज, तो बीम की डक्टिलिटी भी मैं बढ़ाऊंगा शियर रीइंफोर्समेंट कम से कम प्रोवाइड करके, मतलब मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट देकर। डक्टिलिटी का मतलब ये है मेरा बीम अगर स्टील की परसेंटेज कम है उसके अंदर, तो मेरा बीम ओवरऑल क्या हो जाता है? रिजिड रहेगा। ठीक है, रिजिड स्ट्रक्चर मैं रखना नहीं चाहता। मैं क्या चाहता हूं कि मेरा बीम ज्यादा से ज्यादा डक्टाइल रहे। डक्टाइल मटेरियल क्या होगा? फेलियर अगर होगा तो वो हमारा सडन नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए डक्टिलिटी बढ़ाने के लिए मैं स्ट्रक्चर की उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज ऑफ स्टील रखना चाहता हूं। ज्यादा से ज्यादा का मतलब जितना मैं दे सकता हूं रेंज के अंदर। तो यहां पर मैं क्या करता हूं कि मिनिमम स्टील जो है वो मैं प्रोवाइड करता हूं, चाहे मुझे शियर रीइंफोर्समेंट के लिए चाहिए भी नहीं था, तब भी मैं क्या करता हूं? मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करता हूं। इसके अलावा भी हमारे कई सारे ऐसे क्रैक्स हैं जिनको रोकने के लिए मैं क्या करता हूं? शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करता हूं। जैसे आपकी क्रीप की वजह से आने वाले क्रैक्स हो गए, या फिर जो आपकी सडन लोडिंग हो गई, सडन लोडिंग की वजह से एकदम से सडन लोडिंग आपके बीम पर होती है, उसकी वजह से आने वाले क्रैक्स हो गए, या फिर आपके किसी भी तरह के श्रिंकेज की वजह से क्रैक्स जनरेट होते हैं, तो ये इस तरह के क्रैक्स को भी रोक सकती है मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट। टू
रिड्यूस द क्रैक्स ड्यू टू श्रिंकेज हो गया और क्रीप हो गया, सडन लोड्स की वजह से, सडन लोडिंग की वजह से, या कुछ और किसी और रीजन की वजह से भी क्रैक्स अगर आते हैं तो उसको भी मेरा शियर रीइंफोर्समेंट जो है वो रोक लेगा, इसलिए मैं इसको प्रोवाइड करता हूँ। ये चीज़ क्लियर सबको? यहाँ पे आपका डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, शियर डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद दो छोटे छोटे से पॉइंट हैं, वो भी हम देखते हैं कि वो क्या होते हैं। डिज़ाइनिंग आपकी यहाँ तक ही थी, डिज़ाइनिंग हम कर चुके हैं। ये पहले एक बार पूरा देख लो भाई अच्छे से, इसके बाद देखते हैं जो छोटे छोटे जो टॉपिक हैं। हो गया, चलो इधर कर दूं। शियर के अंदर ही हमें अगर नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकालनी पड़ जाए, नॉमिनल शियर स्ट्रेस किसके लिए? नॉन प्रिज्मेटिक बीम्स के लिए। प्रिज्मेटिक बीम्स वो होते हैं जिनकी डायमेंशन डेप्थ वगैरह जो है वो चेंज नहीं होती, सेम रहते हैं। रेक्टेंगल यहाँ से चल रहा था, इतनी ही डेप्थ का वहाँ पे मिल रहा है। लेकिन प्रिज्मेटिक बीम्स या फिर वेरिंग बीम्स ऑफ वेरिंग डेप्थ जो है हमारे, सपोज कोई बीम मेरा सपोज इस तरह से है, यहाँ पे तो ऐसे जा रहा है लेकिन यहाँ पे क्या था, इस तरह से बड़ा हो गया, तो यहाँ पे तो इसकी चौड़ाई डेप्थ जो है इतनी है, यहाँ पे इसकी चौड़ाई इतनी ज़्यादा, तो ये क्या हो गया आपका नॉन प्रिज्मेटिक और बीम ऑफ वेरिंग डेप्थ, बीम ऑफ वेरिंग डेप्थ, कुछ भी बोल सकता हूँ इसको, दोनों में से कोई भी नाम दे दूँ, किसी भी तरह से हो सकती है, यहाँ पे ज़्यादा हो उधर कम हो, कैसे भी हो सकती है, वो आपके डिपेंड करती है कि आपका स्ट्रक्चर कैसा है। सपोज आपका इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये ऐसे है और यहाँ पे ज़्यादा थी, ठीक है, किसी भी तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है जो भी आपने बनाया होगा बीम। इस तरह के बीम्स के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो इनके अंदर नॉमिनल जो शियर स्ट्रेस होती है वो क्या होती है, तो हेडिंग डाल लेना नॉमिनल शियर स्ट्रेस फॉर बीम्स ऑफ वेरिंग डेप्थ। नॉमिनल शियर स्ट्रेस क्या होती है, टाउ वी। ये मैं कैसे निकालूंगा, तो टाउ वी जो होती है हमारी वो होती है वी यू प्लस माइनस एम यू अपॉन डी इंटू में टेन बीटा। इसके अलावा किसी को फॉर्मूला पता है भाई? पता है तो लगाओ, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाया करो साथ साथ। तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे मिल जाता है हमें टाउ वी का। अब इसको देखो समझो, वी यू और एम यू क्या है, हमारे बेंडिंग मोमेंट्स और शियर फोर्स, हमारे शियर फोर्स है, ये बेंडिंग मोमेंट है। डी हमारी इफेक्टिव डेप्थ है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं उनमें। बीटा हमारा क्या है, ये बी और डी हमें पता चल गया। बीटा हमारा क्या है, हमारा एंगल है, ये एंगल बिटवीन टॉप एंड बॉटम फेसेस ऑफ बीम। तो सबसे ऊपर वाला जो फेस है और सबसे नीचे वाला जो फेस है उसके बीच का जो एंगल है, बेसिकली ये समझ सकते हो कि इंक्लिनेशन कितना आपका ये इंक्लाइंड किया गया है, ठीक है। या आप जो बेसिक जो इसको डेफिनेशन के थ्रू बताते हैं तो वो यही होता है कि बीम के टॉप और बॉटम फेस के अंदर जो एंगल होगा वो आपका बीटा होगा। जैसे हम यहाँ पे अगर बात करते हैं तो सपोज ये बीम मैं बढ़ाता हूं आगे, तो यहां पे अगर मैं देखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मेरा बीटा एंगल हो जाएगा। या फिर आप यहां से भी देख सकते हो, ये भी क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो बेसिकली इंक्लिनेशन ही है और कुछ नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बीटा एंगल है। बीटा क्या है, एंगल बिटवीन टॉप एंड बॉटम फेसेस ऑफ बीम, टॉप एंड बॉटम फेसेस ऑफ बीम। ये चीज क्लियर। अब हमने ये चीज तो सारी चीजें देख ली, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये हम निकाल लेंगे। पहले जैसे हमने निकाला वी यू बी और एम यू बी, हम बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं कि कितना आ रहा होगा बीम के हिसाब से। प्लस माइनस का क्या यहाँ पर सीन है वो देखो। प्लस और माइनस जो हमने यहाँ पे लिखा है,
प्लस कब करूंगा और माइनस कब करूंगा, इस तरह का जब हमारा केस होता है नॉन प्रिज्मेटिक बीम्स का या वेरिंग डेप्थ के बीम्स का, उसके केस में मैं प्लस साइन जो यूज करता हूं वो मैं तब यूज करता हूं जब एक डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा हूं और सेम डायरेक्शन में ही मेरा बेंडिंग मोमेंट भी बढ़ता है, और मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव करता हूं, सपोज आप इसको यहां पे देख के चलो, सपोज मैं इसके लिए ड्रॉ करता हूं, इसका बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करूं अगर सपोज, तो कैंटिलीवर का जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो क्या होता है, कुछ इस तरह से होगा। तो अगर मैं क्या करूं, इस डायरेक्शन में मूव करता हूं, तो यहां पे हमारी जो डेप्थ और डेप्थ और मतलब हमारी जो बेंडिंग मोमेंट है, ये क्या है, बेंडिंग मोमेंट बीएमडी, और डेप्थ मतलब हमारी बीम की जो डेप्थ है ये, और बेंडिंग मोमेंट, इनकी वैल्यूज अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ती हैं, दोनों की मतलब इंक्रीज हो रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इधर जा रहा हूं तो डेप्थ बढ़ रही है, इधर जा रहा हूं तो मूवमेंट बढ़ रहा है। मतलब यहां पे मैंने क्या किया है, से यहां पे मूव करता हूं, मैंने ये दिखाया आपको डायरेक्शन, इधर मूव कर रहा हूं तो इधर मूव कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट भी घट रहा है और डेप्थ भी घट रही है। तो इसका मतलब क्या है, और इधर सपोज मैं मूव करूंगा, इधर मूव करूंगा तो क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट भी बढ़ रहा है और बेंडिंग और डेप्थ भी बढ़ रही है। लेकिन प्लस का साइन कहां यूज करना था, जहां पे when bending moment and depth of beam are increasing in opposite direction। ये सीन तो था नहीं, ये तो नेगेटिव का सीन होता है। ये इसमें क्या होता है, when bending moment and depth of beam are increasing in same direction, जो कि ये केस हमारा यहां पे नजर आ रहा था। तो यहां पे क्या करूंगा मैं, सपोज मैं इधर जा रहा था, तो इसको इधर दिखा दो क्योंकि हमने इंक्रीजिंग से लिखा हुआ है ना, तो इस डायरेक्शन में मैं अगर मूव करता हूं सपोज, तो यहां से इधर आ रहा हूं मैं, तो यहां पे क्या हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट भी बढ़ रहा है और बीम की डेप्थ भी बढ़ रही है। तो ये क्या हो रही है, सेम डायरेक्शन में दोनों चीज बढ़ रही है। तो कौन से केस में आएगा, बेंडिंग मोमेंट एंड डेप्थ ऑफ बीम आर इंक्रीजिंग इन सेम डायरेक्शन। तो क्या साइन यूज करूंगा, माइनस का। अगर मैं इसके लिए ड्रॉ करता बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सपोज, तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगा वो मेरा कुछ इस तरह का ही आएगा सेम। इसमें अगर मैं क्या करूं, इसमें इधर जाता हूं, इस बीम के अंदर मैं इस डायरेक्शन में मूव करता हूं, तो इधर मूव करने पर बीम की डेप्थ तो क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन बेंडिंग मोमेंट घट रहा है। इसका मतलब ऑपोजिट डायरेक्शंस में दोनों बढ़ रहे हैं। इधर जा रहा हूं तो ये बढ़ रहा है और ये इधर बढ़ रहा है, तो प्लस का साइन यूज करना पड़ेगा मुझे यहां पर, इसके लिए यहां पे। क्लियर। तो इस तरह से ये फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कई बार आपसे, और प्लस माइनस का सिंबल। इसके अलावा ज्यादा कुछ भी इसमें डिटेल में ज्यादा पूछेगा नहीं, वो आपसे पूछेगा तो सारी वैल्यूज ऑलमोस्ट गिवन होंगी। ठीक है, तो ये चीज हमने एक छोटा सा जो टॉपिक था वो देख लिया। इसके अलावा जो है हमारा एक डायरेक्ट कंप्रेशन अगर हमारी आ जाती है बीम के ऊपर, तो उसके लिए भी हमें एक प्रोविजन दिया हुआ है कि जो नॉमिनल हमारी शियर स्ट्रेस है डायरेक्ट कंप्रेशन की वजह से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। टाउ सी की वैल्यू, सॉरी नॉमिनल की नहीं, फॉर डायरेक्ट कंप्रेशन वैल्यू ऑफ टाउ सी। अगर सपोज इस तरह से मेरा बीम आ रहा था, ये बीम था, इसके अंदर सपोज यहां पे कोई डायरेक्ट कंप्रेशन भी आ रहा है, सपोज यहां पे कोई भी डायरेक्ट कंप्रेशन आ रहा है, हमारा पीयू लोड हमारा आ रहा है सपोज यहां पे,
या P मान लो इसको, PU क्या हो जाएगा आपका, या PU लिख लो 1.5 टाइम्स P, दोनों आ जाएंगे इसमें, 1.5 टाइम्स P। अगर लोडिंग कंडीशन ऐसी भी होती है हमारी, तब मैं टाउ सी की जो वैल्यू है हमारी वो कैसे यहाँ पर चेक कर सकता हूँ कि मैक्सिमम कितनी टाउ सी की वैल्यू आएगी हमारी यहाँ पे। मैक्सिमम नहीं, मतलब टाउ सी जो हम टेबल से यहाँ पे फाइंड आउट करते थे। तो इसके अंदर हमारी जो टाउ सी है क्या होगा, द वैल्यू ऑफ टाउ सी विल इंक्रीज, या यहां पे ऐसे लिख लो, द वैल्यू ऑफ टाउ सी विल बी इक्वल टू डेल्टा इंटू टाउ सी। तो यहां पे टाउ सी की वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी, डेल्टा इंटू टाउ सी। तो ये जो डेल्टा है आपका, ये आपका फैक्टर है, कितने फैक्टर से टाउ सी बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा बेसिकली यहां पर। तो जो डेल्टा की वैल्यू आती है वो 1+3 PU अपॉन BD, FC के BD होता है, FC के BD। ये फैक्टर हमारा आता है किसमें है, या सोच के बताओ किस कौन से मेथड में होगा ये, PU का इस्तेमाल कर रहा हूं तो LSM में, और डेल्टा इक्वल्स टू 1+5P अपॉन FC के BD यूज करता हूं अगर, तो ये हमारा WSM में आ जाएगा। और एक और जो चीज है नोट करके लिख लेना, नोट, डेल्टा कैन नॉट बी मोर देन 1.5। मैक्सिमम वैल्यू जो है डेल्टा की वो 1.5 से 1.5 के फैक्टर से ज्यादा नहीं हो सकती, इससे ज्यादा इंक्रीमेंट में नहीं मानूंगा इसके अंदर। तो यहां पे ये छोटा सा एक नोट करके या छोटा सा टॉपिक करके आप इसको लिख सकते हो कि फॉर डायरेक्ट कंप्रेशन वैल्यू ऑफ टाउ सी जो है वो किस तरह से वेरी करेगी या किस तरह से चेंज होगी। उसके अंदर क्या होगा, एक डेल्टा का फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो हमें ये बताएगा कि डायरेक्ट कंप्रेशन आने से टाउ सी की वैल्यू कितनी इंक्रीज होगी। क्लियर, कितनी इंक्रीज होगी हमारी डेल्टा की वैल्यू, टाउ सी की डेल्टा हमें पता चलेगा इस फॉर्मूले से, 1+3 इंटू PU अपॉन FC के BD, या ये LSM में, और या फिर डेल्टा इक्वल्स टू 1+5P अपॉन FC के BD, हम अगर WSM की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो शेयर डिजाइन है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, कोई भी चीज बची नहीं है। इसके बाद हम इसको क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई भी ऐसी चीज है जो आपको नहीं समझ आई या आपको नहीं क्लियर हुई तो उसको उसी समय डाउट्स को अपने को दूर करो, कांटेक्ट करो मुझे, और यहाँ पे चीजें बिल्कुल आसान करने की कोशिश करो, अपने लिए जिंदगी आसान बनाओ चीजें समझने के बाद। ठीक है, तो कोई भी अगर फिलहाल भी अगर कोई डाउट है तो नेक्स्ट लेक्चर में देखना, क्वेश्चंस जो होंगे वो हम करेंगे, जब क्वेश्चन के थ्रू आपकी चीजें और भी ज्यादा क्लियर होके आएंगी। उसके बाद भी अगर कोई चीज डाउट रहती है, कोई चीज नहीं समझ में आती, तो हम हैं यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल, जब मर्जी डाउट्स बताइए, जो भी आ रहा है तो क्लियर किया जाएगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो और बढ़ते रहो। थैंक यू।